चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो कि 10 से 12 बजे के बीच में हुई थी। तो इसका पहला सवाल, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है, माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को दिया गया है। जिसमें जो अभिजीत बनर्जी हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। किस हेतु दिया गया है? तो वैश्विक गरीबी कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु। अब आपको इसको याद कैसे रखना है ट्रिक से, तो ट्रिक है एबीसीडी। एबीसी का ए का मतलब क्या हो, देखिए ट्रिक तो पता चल जाएगी एबीसीडी है, लेकिन ये किसकी ट्रिक है? तो ए का मतलब ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है, बी यानी बनर्जी हो जाएगा, सी क्रेमर हो जाएगा और डी डुफ्लो हो जाएगा। तो इन तीनों व्यक्तियों को मिला है। अगला सवाल यहाँ पे द फ्री वॉइस पुस्तक के ऑथर कौन है? पुस्तक का पूरा नाम है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। तो इनके उत्तर है रवीश कुमार हैं। अगला सवाल यहाँ पे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए 2019 के बजट में कितनी राशि आवंटित हुई है? तो यहाँ पर एससी की बात करें तो 76,800 करोड़ रुपए हुई थी और एसटी की हुई थी 50,086 करोड़ रुपए। नेक्स्ट यहाँ पे पशुपालन किस सूची में आता है? जो 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो पशुपालन है, पशुधन है, ये राज्य सूची के विषय है। और यहाँ पर मैं सभी लिस्ट की बात करूं, जैसे कि संघ सूची, तो ये अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहते हैं। और संविधान के लागू होने के समय इसमें टोटल 97 विषय थे जब संविधान लागू हुआ था। और वर्तमान में यहाँ पर टोटल आपके संघ सूची में 100 विषय हो चुके हैं। और संघ सूची को कुछ यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट मैं विषयों की बात करूं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको पूछ रहे हैं, तो सेना हो गया, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग है, जनगणना, आयकर, निगम कर। तो बैंकिंग का पूछा हुआ भी आगे सवाल, तो बैंकिंग भी आपके संघ सूची में आती है, रेलवे है, बचत, सेना वगैरह। तो ये संघ सूची में वर्तमान में टोटल 100 विषय है। राज्य सूची की बात करें तो संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें टोटल 61 विषय है। विषय की बात करें तो कौन से हैं? तो अदालत हो गई, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल, सफाई, पशु हो गया, सिंचाई, कृषि है, सड़क हो गई। और ये सभी आपकी पुस्तकालय वगैरह राज्य सूची के विषय है। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें टोटल वर्तमान में 52 है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 47 थे। और एग्जांपल इसमें टोटल कौन से यहाँ पे विषय की बात करें तो शिक्षा हो गया, वन है, वेट एंड मेजरमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स है, और न्याय, प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी आपके समवर्ती सूची के विषय है। अगला सवाल यहाँ पे ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ काफी बार पूछा हुआ सवाल है, जिसका प्रथम जो प्रकाशन हुआ था वो 24 फरवरी 2018 को हुआ था। और यहाँ पे जो खिलाड़ियों की आत्मकथा की बात करें जहां से सवाल बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो प्लेइंग इट माई वे पूछा हुआ सवाल है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और इनके लेखक सचिन तेंदुलकर के साथ साथ बोरिया मजूमदार भी है, तो ये सह लेखक का काम किया है, ये जरूर आपको याद में रखना है। और 281 एंड बियॉन्ड ये आत्मकथा किसकी है? तो ये वीवीएस लक्ष्मण की है। गेमचंद्र जो कि पूछा हुआ सवाल है, तो ये सईद अफरीदी की आत्मकथा है। तो काफी इंपोर्टेंट आत्मकथा जो मैंने आपको बता दी है ये सभी। अगला सवाल है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? और ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मूर्खों का सोना आयरन पाइराइट को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है FeS2 है। और इसे यहाँ पे कह सकते हो आप बेवकूफों का सोना, और ये है आयरन सल्फाइड, आयरन पाइराइट कहते हैं, जो है मूर्खों का सोने के नाम से जाना जाता है। और अगला सवाल है आईसीसी ने हाल ही में किसे पहली महिला मैच रेफरी बनाया है? तो करंट अफेयर का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पे। तो आईसीसी ने जो पहली महिला मैच रेफरी बनाया वो किसे बनाया है? तो जीएस लक्ष्मी को बनाया है। और क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई महिला मैच रेफरी बनी है। आईसीसी की बात करें तो इनके वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर है। हेडक्वार्टर कहां पर है आईसीसी का? तो दुबई है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में इसका मुख्यालय है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 जून 1909 को हुआ था। और वर्तमान में इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ है वो मनु सहनी है, जो कि भारतीय है। अगला सवाल यहाँ पे अलीवर्दी खान के बाद यानी जो 1756 के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? अलीवर्दी खान के बाद 1756 के बाद बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला, जो कि 1756 और 57 इनका रहा था शासनकाल। और उसके बाद बने थे अलीवर्दी खान, नहीं अलीवर्दी खान का रहा था 1740 से 1756। आपको अलीवर्दी खान के बाद पूछा तो सिराजुद्दौला जो कि 1756-57 बने थे। नेक्स्ट यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 से। 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और फर्स्ट ये किसे दिया गया है? तो शंकरा कुरूप को दिया गया है, मलयालम भाषा हेतु। और 2019 में यहाँ पे वर्तमान की बात करें तो 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो अक्कीतम अच्युत नंबूतिरी को मिला है मलयालम हेतु। 2018 का मिला है अमिताभ घोष को इंग्लिश हेतु। 2017 का कृष्णा सोपती को हिंदी में मिला है। तो ये करंट अफेयर से काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से। नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में तो भारत की यहाँ पे रैंक है 79th रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक है 140वीं और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में है 79th है। और ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है। 140वीं आउट ऑफ 180 में से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जहां से सवाल बन सकता है दिसंबर 2019 के अनुसार भारत की रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत की रैंक क्या अभी 129वीं है आउट ऑफ 189 देशों में से। 2018 में 130 थी, अभी यहाँ पे इंप्रूव होकर 129 में आ चुकी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें तो 2019 में भारत की रैंक है 117 में से 102वीं रैंक है इंडिया की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है वो है 140। तो ये काफी इंपोर्टेंट इंडेक्स है वर्तमान के 2019 के, जिसमें आपकी प्रेस स्वतंत्रता की है भारत की 140वीं, वर्ल्ड हैप्पीनेस की भी 140वीं है, HDI की 129वीं है, 2018 में 130 थी। और भुखमरी इंडेक्स में है 102वीं रैंक है। और जो पूछा गया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत की है 79th रैंक। नेक्स्ट यहाँ पे 2010 में एशियाई खेल भारत के किस खिलाड़ी ने रोइंग में गोल्ड मेडल जीता था? तो रोइंग में जो गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था बजरंग लाल ताखा ने जीता था 2010 के एशियाई खेल में। और कहां पर हुए थे? ये चाइना में हुए थे। और भारत 2010 एशियन गेम में 6ठी रैंक पे रहा था, जिसमें टोटल 65 मेडल जीते थे इंडिया ने। 14 गोल्ड थे, 17 सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, 34 मेडल। और
2018 में जो हुआ है एशियाई खेल वो इंडोनेशिया में हुए हैं, जहां पर भारत की रैंकिंग 8वीं है और 70 मेडल इंडिया ने जीते हैं 2018 में जो इंडोनेशिया में हुए हैं एशियाई गेम्स। अगला सवाल यहाँ पे जो नेक्स्ट देखिए, अगले जो एशियाई गेम्स होंगे 4 साल बाद वो कहां पर होंगे 2022 में, तो 2022 में चाइना होंगजाऊ चाइना में होने वाले हैं, तो ये भी आपको याद में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है, तो दांत की जड़ होती है सीमेंटम से, जो पदार्थ है उसका नाम है सीमेंटम। दांत की जड़ है वो सीमेंटम से आच्छादित होती है और शरीर का सबसे कठोर भाग है वो होता है दांत का एनिमल। नेक्स्ट यहाँ पे एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन है, एनबीए खेल में खेलने वाले एनबीए यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जिसे एनबीए के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तरी अमेरिका में बास्केटबॉल आयोजित करने वाली एक संस्था है। इसमें भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी है सिम भुल्लर है, और जो सतनाम सिंह भमरा है वो भारतीय मूल के पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी है। वह इस प्रतिष्ठित टीम में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। तो सिम भुल्लर था ऑप्शन में, सतनाम सिंह भमरा ये भी करेक्ट होंगे। अगला सवाल यहाँ पे किस नदी की द्री मथुन तलोन एमे एही एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं, किस नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं, तो दिबांग नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। दिबांग नदी और लोहित नदी जो भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में बहती है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होता है वो बात करें, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। दिबांग और लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और बाकी ये जो नदियां द्री मथुन तलोन एमे एही एमरा और आवा ये दिबांग की सहायक नदियां हैं। और अगला सवाल यहाँ पे भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। तो यहाँ पर वॉरेन हॉस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत है वो निर्मित की थी। और बात करें यहाँ पे गवर्नर जनरल की, तो सबसे पहले जो पद था वो गवर्नर का था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद आया, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हॉस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो थे वो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिंग बने थे। स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। इनको याद रखने की ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो क्रम से याद आपको रखना है, सबसे पहले जैसे कि बंगाल की गवर्नर, फिर बंगाल की गवर्नर जनरल, तो रॉबर्ट हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के गवर्नर है। फिर गवर्नर जनरल का या तो हे हो जाएगा हेस्टिंग्स है। फिर यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल का पद आ गया, तो भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। विलियम की मौसी मो यानी माउंटबेटन हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी यानी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपाल जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए भारत से कितने स्थल चुने गए हैं, तो यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए भारत से टोटल 4 स्थल चुने गए हैं। तो इन चारों में कौन से हैं, तो ये देखिए सबसे पहले इसकी बात करें सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु इस पुरस्कार की घोषणा है वो मलेशिया में आयोजित एक समारोह में की गई थी। और जो भारत के 4 स्थान चयनित किए गए हैं उनमें एक अहमदाबाद का है भारतीय प्रबंध संस्थान का विक्रम साराभाई पुरस्कार है। तो एक तो अहमदाबाद का विक्रम साराभाई पुरस्कार है। उसके अतिरिक्त पुरस्कार दिए गए हैं कैनसेट इलियाऊ सिनोगाग गलोरी सर्च और फ्लोरा माउंटेन, ये तीनों स्थल मुंबई में है। तो साराभाई पुरस्कार कैनसेट इलियाऊ सिनेगाग गलोरी चर्च और फ्लोरा माउंटेन इन 4 स्थलों को चुना गया है। बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुल कितनी साइट है इंडिया की, तो 38 है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व विरासत लिस्ट में कौन सा शहर जोड़ा गया है, विश्व विरासत लिस्ट में कौन सी सिटी जोड़ी गई है, तो इसमें आपके ऑप्शन थे अहमदाबाद, हैदराबाद, श्रीनगर, मुरादाबाद। तो अहमदाबाद हो जाएगा। और वैसे अभी जयपुर भी जोड़ा गया है। और इस सूची में प्रवेश करने वाला भारत का पहला शहर अहमदाबाद को 8 जुलाई 2017 को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। अगला सवाल यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था, तो मैसूर पर किया था वाडियार वंश या फिर इसे ओडियर राजवंश भी कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान की हार के बाद श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। उसके बाद मैसूर पर जो शासन किया था वो वाडियार राजवंश ने किया था 1799 से लेकर 1947 तक। और इस राजवंश की स्थापना 1399 में यदुराया वोडियार ने की थी। टीपू सुल्तान की जो शासन अवधि है वो 10 दिसंबर 1782 से लेकर 1799 तक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। जो भी भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण है नागरिक न्यायिक है वो सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 144 में वर्णित है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन है ये अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल की वास्को डी गामा भारत कब और कहां आए थे सर्वप्रथम, तो वास्को डी गामा है वो कप्पड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आए थे। कब आए थे, 20 मई 1498 को आए थे। और कहां पर आए थे, तो ये आए थे कालीकट के निकट आए थे। वो कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमीरिन से मिले थे। और वह इस प्रकार भारत में वह जहाज के द्वारा 3 बार भारत आए थे। अगला सवाल यहाँ पे सालबाई की संधि है वो किस किस के बीच और कब हुई थी, सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को हुई थी। कब हुई थी, 1782 को। किनके मध्य हुई थी, तो अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी सालबाई की संधि। और हेस्टिंग्स ने एंडरसन को मराठों से बातचीत करने भेजा। बातचीत के दौरान हेस्टिंग्स ने एंडरसन को तथा नाना फडणवीस को पत्थर भी लिखे थे इस सालबाई की संधि के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था, तो किंग जॉर्ज पंचम ने जो राज्याभिषेक हुआ था भारत का ताज ग्रहण किया था वो 1911 में किया था। और किंग जॉर्ज पंचम है ये प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो विंडसर राजघराने से संबंधित थे। वे एकमात्र ऐसे सम्राट थे जो कि अपने स्वयं के दिल्ली दरबार में अपने भारतीय प्रजा के सामने प्रस्तुत हुए, जहां उनका भारत के राज मुकुट से राज तिलक हुआ है दिल्ली के दरबार में। और उनकी जो शासन की अवधि रही थी वो 1910 से लेकर 1936 तक रही है। और जो राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ, तो 22 जून 1911 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। और जॉर्ज पंचम और क्वीन, उनकी क्वीन जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी मुंबई में उनके आगमन के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। वो जॉर्ज पंचम के मुंबई में उनके आगमन के लिए बनाया गया है, वेलकम करने हेतु गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है।
अगला सवाल यहाँ पे किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार है मी दम मीफी, त्योहार का नाम है मी दम मीफी, मनाया जाता है किस राज्य में पूर्वजों की पूजा के लिए, तो ये असम राज्य में मनाया जाता है मी दम मीफी त्योहार। नेक्स्ट यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन की जंक्शन है जो जुड़ी होती है आपस में, उस थैली को क्या कहा जाता है, तो उससे बोला जाता है सिक्कम, या हिंदी में अंधांत्र बोला जाता है, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली है। अगला सवाल यहाँ पे इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है, इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य है पसीना उत्पन्न करना, इक्राइन ग्रंथियों का कार्य है पसीना उत्पन्न करना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि बक्सर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा है सवाल। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। किन के मध्य लड़ा गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम है वो पराजित हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे लेश लप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो लेश लप्तू है ये नागालैंड, किस राज्य का है, लेश लप्तू है नागालैंड राज्य का लोक नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल केंद्र राज्यों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी, तो केंद्र राज्यों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी, किस आयोग की थी, तो सरकारिया आयोग की नियुक्ति। अगला सवाल यहाँ पे अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब अक्षांश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है, तो उस भौतिक परिघटना को कहा जाता है सुमेरु ज्योति, क्या कहा जाता है, सुमेरु सुमेरु ज्योति बोला जाता है जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में चमकीले रंग है वो प्रदर्शित होते हैं तो उसे सुमेरु ज्योति बोला जाता है। अगला सवाल पे बसंत का त्योहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है, त्योहार का नाम है अली आई लिगांग है, जो बसंत का त्योहार है ये है दोस्तों असम राज्य से संबंधित त्योहार है। नेक्स्ट यहाँ पे हेमिस तसु त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो हेमिस तसु त्योहार है ये गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है ये सन 2004 में शुरू किया गया था। अगला सवाल जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जो मांसपेशी सिकुड़ती है उसका नाम है एरेक्टर पिल्ली, उसके सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अत्यधिक ठंड लगती है या फिर भयभीत होते हैं। अगला सवाल सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है, तो सामान्य वस्तुओं के रेफरेंस में आय और मांग के मध्य जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष होता है, कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। अगला सवाल है कि किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है, तो ये जो कन्वेंशन है उसका नाम है CITES। इसका मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और आगे ये पूछा भी हुआ है कि जो CITES है इसमें आपके ई का क्या मतलब है, तो ई का मतलब है एंडेंजर्ड है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं होना चाहिए। और ये जो CITES कन्वेंशन है ये अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो यूनाइटेड स्टेट में है, वाशिंगटन डीसी में है। ये इफेक्टिव जो प्रभावी रूप से लागू हुआ है वो 1 जुलाई 1975 को हुआ था ये कन्वेंशन। अगला सवाल संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं, तो 2 होती हैं। क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, तो संगुप्त बीज है, एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है संगुप्त बीज। अगला सवाल किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है, तो बरीड सनशाइन के रूप में कोयला को जाना जाता है, कोयला को बरीड सनशाइन के रूप में जानते हैं। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि क्या है, तो इस ऋण की अधिकतम राशि है रुपए 200 लाख है आपका, जो कि अक्टूबर 2019 तक सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा ऋण की अधिकतम राशि है 200 लाख रुपए। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको एक विलेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विलेन के रूप में ऑप्शन देखिए आप, लवण को, हीरे को, कोयले को, समुद्री जल को, तो इसमें समुद्री जल हो जाएगा डी, इसको विलेन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय के अंदर तो सोडा बोतलों को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है, तो ये हेनरी का जो सिद्धांत है इस पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत है, हेनरी का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है, तो ये बाहरी परत है आपकी स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर। PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है, तो PSA विश्व रैंकिंग में टॉप 100 में स्थान पाने वाले जो भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी हैं उनका नाम है सौरव घोषाल है। कौन है, सौरव घोषाल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद होते हैं ये कहलाता है जैव मंडल। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्हें शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, तो एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर जो 2 आपके आर्किटेक्ट हैं इन्हें नई दिल्ली शहर को डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। कौन सी सिटी के लिए, नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। अगला सवाल तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय कहलाता है, तो इसे कहते हैं अपक्षयन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है, तो ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है फर्न। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव है ये 1991 में लाया गया था। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद है, तो अक्टूबर 2019 तक भारत में टोटल 7 नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद है। किस
अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत जो विकसित किया है वो डेविड रिकार्डो ने किया है। अगला सवाल, किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का गलनांक है वो सबसे अधिक होता है। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत। अगली पारी आपकी 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। तो इसका पहला सवाल है कि 2024 का समर ओलंपिक कहां पर आयोजित होने वाला है? तो 2024 का होगा पेरिस फ्रांस में। इससे पहले जो 2022 में होने वाला है वो आपके समर ओलंपिक होगा टोक्यो जापान में। ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है, जैसे कि 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और उसके 4 साल बाद 2022 में आपके टोक्यो जापान में होंगे, और नेक्स्ट यहाँ पे 4 साल बाद 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। उसके 4 साल बाद 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे वो लॉस एजेंस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में होंगे। और इसी प्रकार विंटर ओलंपिक भी 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। विंटर और समर ओलंपिक के मध्य 2 वर्ष का अंतराल रहता है। और नेक्स्ट यहाँ पे 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं वो बीजिंग चाइना में होंगे, और 2018 के जो विंटर ओलंपिक हुए हैं वो प्योंगयांग साउथ कोरिया में हुए हैं। अगला सवाल है कि हाथी गुम्फा शिलालेख कहां पर मिले और उत्कीर्णन किसने करवाया? तो हाथी गुम्फा के जो शिलालेख हैं ये उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ी पर मिले हैं। तो कहां पर मिले हैं? उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा के भुवनेश्वर में मिले हैं, और जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके खनन उत्कीर्णन किसने करवाया है? तो उत्कीर्णन करवाया है कलिंगराज खारवेल ने। किसने करवाया है? कलिंगराज खारवेल, ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सुरकोटड़ा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटड़ा जो स्थल है ये गुजरात में है। ये एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी 1961 में बीबी लाल के द्वारा खुदाई की गई थी, जो कि नदी घग्गर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता की बात हो रही है जो कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो किसके काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आए थे? 1333 में आए थे। और इनकी एक कविता है जिसका नाम है रहेला, और रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो रहेला पुस्तक है, ये कविता किसकी है? तो इब्न बतूता की है। इसमें वर्णन किसका है? तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था का वर्णन है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज की बात हो रही है तो इनके संस्थापक थे ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। और ये समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में इस समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे रेटिना का कार्य क्या होता है? जहां पर आपका ऑप्शन में था कि प्रकाशग्राही कोशिकाओं के द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और ये तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना की छवि क्या है? तो ये कार्य रहता है रेटिना का, जो कि प्रकाशग्राही है। ये आपकी फोटो रिसेप्शन का काम करती है, प्रकाश संश्लेषक कोशिकाएं होती हैं, और ये प्रकाशग्राही कोशिका द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करती है और मस्तिष्क को भेजती है कि छवि है वो कैसी है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्षों तक जारी रहेगी, और उसके बाद नहीं, तो उसके बाद जारी नहीं रहेगी। नियुक्त तिथि से 5 वर्षों तक ये जारी रहेगी। अगला सवाल है कि अटल पेंशन योजना हेतु पेंशनर की आयु कितनी होनी चाहिए? तो अटल पेंशन योजना की बात हो रही है, इसमें पेंशनर की आयु है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और ये जो अटल पेंशन योजना है तो एपीआई के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक का निवेश करना होगा। 20 साल आपको शुरुआत में मनी डिपोजिट करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा एपीआई में। और एपीआई में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी राशि है वो 20 साल में डिपोजिट की है। और इसके तहत कम से कम आपको 1000 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए की मासिक पेंशन मिल सकती है। तो ये पूछ रहे कि एपीआई अटल पेंशन योजना में न्यूनतम कितने की मासिक पेंशन मिलेगी? तो 1000 रुपए, अधिकतम 5000 रुपए की मिल सकती है, जो कि 60 साल की उम्र को समाप्त होने के बाद ये आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आप डिपॉजिट है वो समय जो आपकी उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष के मध्य आपको डिपॉजिट करना होगा, फिर आपको पेंशन मिलेगी। अगला सवाल यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। और ये किस हेतु है, किसके लिए है? तो ये योजना है सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध एक पेंशन स्कीम है। कैसी योजना है? पेंशन की है। किस हेतु, किन के लिए? तो सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन कौन होंगे? जो कि 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन इसमें डिपोजिट कर सकते हैं। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है, न्यूनतम आपकी 60 वर्ष आयु होनी चाहिए। और एक व्यक्ति अधिकतम कितना डिपोजिट कर सकता है? तो 15 लाख रुपए तक स्कीम में निवेश कर सकता है। नेक्स्ट वाले पे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो सौंपते हैं वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। पर जो अन्य आपको बता दूं किसका शपथ कौन दिलाता है और वो त्याग पत्र किनको देते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल वगैरह, वो देख लीजिए। राष्ट्रपति को शपथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किनको देते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो इनको कोई भी शपथ नहीं दिलाते हैं, और ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। मंत्री परिषद को शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्याग पत्र मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री को देते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होते हैं उनकी जांच और अंतिम जो निर्णय लेने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट सही होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो बात हो रही है सूर्य ग्रहण की, जहां पर आपको सूर्य नहीं दिखेगा। तो सूर्य नहीं दिखने का कारण क्या है? अपन तो पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य कोई चीज आ रही है जिसकी वजह से सूर्य नहीं दिख रहा है। तो जब चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, मून है ये आपके सन और अर्थ के मध्य आ गया, इस कारण अपन को सूर्य नहीं दिखेगा, वहां पर सूर्य ग्रहण हो जाएगा। या फिर दिखेगा तो वो आंशिक रूप से दिखेगा। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में अपन को क्या चंद्रमा नहीं दिखती है, अपन कहां पर है? पृथ्वी पर है, अपन को चंद्रमा नहीं दिख रही है। देखिए चंद्रमा खुद की रोशनी तो होती नहीं है, तो चंद्रमा की रोशनी है वो सूर्य से प्राप्त करती है। तो यदि पृथ्वी
पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा मून के मध्य आ जाए, सन और मून के मध्य यदि पृथ्वी आ जाए तो यहाँ पर मून को रोशनी तो मिलेगी नहीं सन से, तो उस केस में कौन सा ग्रहण होगा? चंद्रमा होगा। जब एक सीध में आएंगे ये, जब सूर्य है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीध रेखा में अवस्थित हो, जब चंद्रमा है ये पृथ्वी के ठीक पीछे आ जाए, पहले सूर्य फिर पृथ्वी फिर चंद्रमा इस क्रम में एक सीध में रेखा में अवस्थित हो, तब वहां पर होता है चंद्र ग्रहण। तो इन दोनों ग्रहण का मैंने आपको समझा दिया है। अगला सवाल है कि जनजातीय आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाने वाला पोनंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पोनंग नृत्य की बात हो रही है तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार में से एक सोलंग का त्योहार ईश्वर से अच्छी फसल होने के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है, और पोनंग नृत्य संगीत इस उत्सव के आनंद को 4 गुना कर देते हैं। सोलंग त्योहार जो कि फसल के अच्छी होने की मनोकामना की जाती है ईश्वर से, तो अच्छी फसल होने के लिए सोलंग त्योहार कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। और इस सोलंग त्योहार में पोनंग नृत्य किया जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए पोनंग है, एक होता है पोंगल, ये दोनों अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होना। पोंगल तो तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, पोनंग नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, और जो पोंगल है ये प्रतिवर्ष 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे दत्तू बबन भोकानल किस खेल से संबंधित है? दत्तू बबन भोकानल है ये रोइंग से है, रोइंग यानी नौकायन से संबंधित खिलाड़ी है दत्तू बबन भोकानल है, जो कि भारतीय पुरुष रोइंग खिलाड़ी है। ये भारत के अकेले रोवर खिलाड़ी है जिन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई किया था। अगला सवाल है कि 2019 में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया है। तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, भूपेन हाजरिका, नानाजी देशमुख, इनको तो मरणोपरांत दिया गया है, और दिया गया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। तो इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है 2019 का भारत रत्न। अगला सवाल है कि 2019 मलेशिया के वर्तमान राजा कौन है? तो मलेशिया के वर्तमान अभी 2019 में है वो है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। कौन है? अब्दुल्ला अहमद शाह है, और जो इनका शासनकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर हो जाएगा आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोले जाने का प्रतिशत भारत में कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत हिंदी बोली जाती है? तो ये है आपके 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। इन टोटल लोग की बात करें तो आपकी 52.83 करोड़ है ये हिंदी बोलते हैं। हिंदी की बात जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारत में भाषा है तो वो है बंगाली, जो ये बंगाली बोलते हैं 9.72 करोड़ वक्ताएं। और मंदारिन, अब मैं वर्ल्ड की बात करूं विश्व में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है मंदारिन, जो कि चाइना की भाषा है। उसके बाद स्पेनिश और अंग्रेजी की बात है वो हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक वर्ल्ड में मंदारिन बोली जाती है। फिर स्पेनिश और इंग्लिश के बाद जो चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और भारत में ये 43.63% लोग बोलते हैं, यानी कि 52.83 करोड़ जनता। अगला सवाल यहाँ पे मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? मड़ई त्योहार है ये छत्तीसगढ़ का त्योहार है, एक आदिवासी त्योहार है। किस प्रदेश का है? तो मड़ई है छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल यहाँ पे जनवरी 2019 में बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है? तो जनवरी 2019 में जो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को पद्म विभूषण दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? ये महाराष्ट्र से है। इनको कला अभिनय थिएटर के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है बलवंत पुरंदरे को। 2019 में 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था, जिसमें 4 व्यक्ति कहां से और किस क्षेत्र से बात करें तो यहाँ पर दिया गया है तिज्जन बाई को दिया गया है कला गायन और लोक के क्षेत्र में, जो कि छत्तीसगढ़ से है। और बात करें किसको दिया गया चारों में से तो इस्माइल उमर गुले को दिए गए, जो कि विदेशी है, सार्वजनिक मामले क्षेत्र में दिया गया है, जिबूती के है ये। और अनिल कुमार मणिभाई नाइक को भी मिला है, जो कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, जो महाराष्ट्र से है। और फिर जो चौथे हैं बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, तो इन चारों को मिला है ये 2019 का पद्म विभूषण। और आपको जो पुरंदरे का पूछा है तो ये कला अभिनय थिएटर से है। और भारत सरकार के द्वारा ये जो पद्म विभूषण है ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रथम कौन सा है? तो प्रथम है भारत रत्न, फिर आ जाता है आपका पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। अगला सवाल यहाँ पे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख में है, जम्मू और कश्मीर में पूरी लद्दाख क्षेत्र में काफी ऊंचाई में स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस कहां पर है? तो ये लद्दाख क्षेत्र में है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि है वो किसे मिली थी और उन्होंने वापस भी कर दी थी फिर? तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को। 3 जून 1915 को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था, और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के फलस्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध के फलस्वरूप इन्होंने ये जो उपाधि थी नाइटहुड, एक तरीके से सर की उपाधि थी, तो ये नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो उन प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या होगा जिन्हें ब्रिटिश वायसराय के द्वारा जो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मान किया गया था? तो राजा रवि वर्मा है वो चित्रकार। और बात करें लॉर्ड लिट्टन ने किसको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? तो लॉर्ड लिट्टन ने दी थी महारानी विक्टोरिया को, और लॉर्ड कर्जन ने जो केसर ए हिंद स्वर्ण पदक दिया था वो राजा रवि वर्मा को दिया था, जो कि एक भारतीय चित्रकार थे। अगला सवाल पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल कवर बीमा कितना मिलता है? तो इस योजना में जो एक्सीडेंटल कवर बीमा मिलता है वो रुपए 2 लाख मिलता है, जहां पर यदि एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है या फिर कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंट, तब आपको 2 लाख का कवर बीमा मिलेगा। और 1 लाख का मिलेगा जब आपकी परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होगी, टोटल नहीं होगी उस केस में। और इसमें जो प्रीमियम रहता है वो सिर्फ 12 रुपए रहता है पर एनम है, प्रत्येक साल में प्रीमियम आप 12 रुपए डिपॉजिट कराइए, आपको इस योजना के तहत इतना एक्सीडेंटल कवर मिल जाएगा, जो कि 2 लाख रुपए है। और इसका प्रारंभ कब किया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 9 मई 2015 को कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि जो इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन अभी जो ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण देने का लाभ मिल रहा है, तो 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु अधिकतम जो मान्य फैमिली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? तो यदि आपके 8 लाख फैमिली इनकम है प्रतिवर्ष और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत 10% आरक्षण का लाभ ले सकते हो। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है?
काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जादूगोड़ा में किसकी खदान है? तो यूरेनियम के भंडार है। और जादूगोड़ा की जो खदान ये कहां पर है? तो ये दोस्तों जादूगोड़ा है, ये यूरेनियम की खान है भारत के झारखंड प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव है, जो कि झारखंड राज्य में सिंहभूम जिले में आता है। अगला सवाल, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके अपन फ्रीजर में इसको रख दे तो क्या होगा? कांच की बोतल है, बोतल किसकी है? कांच की है, और इसको पानी से पूरा भर दिया और ढक्कन के साथ इसको सील करके फ्रीजर में रख दिया, तो यहाँ पर जो अंतर तो फाइनली बर्फ कांच की बोतल को तोड़ देगी। इतना प्रेशर बनेगा कि बर्फ है ये कांच की बोतल को तोड़ देगी। अगला सवाल है कि वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर 2016 के डाटा के अनुसार जो भारत में है वो है 34 प्रति यहाँ पर 1000 जीवित जन्मों में 34 है मृत्यु दर शिशु की, जो कि 2016 का आपका आंकड़ा बता रहा है। और इससे पहले मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु मृत्यु दर थी वो थी प्रति 1000 बच्चों पर, प्रति 1000 बच्चों का जन्म होता है जीवित, तो उनमें से 47 की मृत्यु हो जाती थी। तो ये थी आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2016 का जो नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 34 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु मृत्यु दर है इसमें गोवा और मणिपुर में सबसे कम है जो कि 11 थी, और सबसे ज्यादा थी आपकी मध्य प्रदेश में जो कि 59 के स्तर पर थी। नवजात शिशुओं की मृत्यु में भारत का स्थान कितना है? वर्ल्ड वाइड है पांचवा स्थान है। अगला सवाल, पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति है। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से उष्मा देता है? विकिरण के द्वारा देता है। सूर्य जो पृथ्वी को जो चालन है विकिरण सेवन है, उसमें सूर्य पृथ्वी को देता है विकिरण के द्वारा उष्मा। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्न होते हैं उनकी अधिकतम संख्या होती है 20। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तो ये जो भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/10 से अधिक नहीं होगी। आपके ऑप्शन में 1/10 इस प्रकार था 0.1 यानी 1/10 से अधिक वहां पर विधानसभा के सदस्यों से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे फरवरी 2019 में 7वें कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म निर्देशक को कलाम महर्षि बाबूराव पेंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? जहां पर फिल्म निर्देशक जिनको कलाम महर्षि बाबूराव पेंटर पुरस्कार मिला है 2019 में तो वो है गोविंद निहिलानी। अगला सवाल, भारत की प्रत्यक्ष विदेशी नीति एफडीआई नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेयर मूल्य में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है? तो ये है बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में शेयर मूल्य इक्विटी में 100% प्रत्येक विदेश निवेश की अनुमति नहीं है, तो क्षेत्र है बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र। अगला सवाल यहाँ पे यूएई के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? तो ये भारतीय वैज्ञानिक है CNR राव को चुना गया है, जो कि उन्नत सामग्री केंद्र के द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भारतीय को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती हैं जिसकी जनसंख्या से अधिक नहीं है। तो ये रिपीटेड सवाल इससे पहले भी एसएससी में आया हुआ है बहुत बार। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। तो 20 लाख से जिनकी जनसंख्या अधिक नहीं है वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें हैं वो गठित नहीं की जा सकती ऐसे राज्य में। मानव शरीर के दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने तो वो पैर के रूप में रहता है, जैसे कि वृक्क है, तो वृक्क ये दोनों ओर स्थित होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। वृक्क यानी जो आप कहते हो गुर्दे, गुर्दे हैं ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में रहते हैं। किडनी। अगला सवाल यहाँ पे, कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इनकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? ऑप्शन में जो दिए गए हैं कि हिमाद्री, हिमाचल, हिमशिखा, शिवालिक, तो हिमशिखा हो जाएगा। हिमशिखा श्रेणी है ये हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इनकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, बाकी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक ये तीनों हैं। अगला सवाल यहाँ पे, किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्ष के अंतराल के बाद पुरुषों की तिकड़ी कूद जो ट्रिपल जंप है इस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो ये किस एथलीट ने जीता था? तो ये अपिंदर सिंह ने जीता था, जो कि 48 वर्ष के अंतराल में एशियाई खेलों में इन्होंने पुरुषों की ट्रिपल जंप में ये पुरस्कार जीता है 48 साल बाद। नेक्स्ट यहाँ पे, गड़गड़ाहट और बिजली की घटना के दौरान जो यहाँ पर गूंज और बिजली की घटना होती है तो इसमें पहले कौन सा है? ऑप्शन में इस प्रकार दिए गए थे। तो गरज जो आपकी सुनाई देने से पहले बिजली चमकती है, यानी पहले क्या बिजली चमकेगी फिर आपको गरज सुनाई देगी, यानी गरज सुनाई देने से पहले बिजली चमकती है। ये वाला आपका ऑप्शन था एक जो कि करेक्ट होगा। अगला सवाल यहाँ पे, कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कपड़ा कला मुद्रण की जो बाघ शैली है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे शब्द अस्केरियन प्रभाव विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ टर्म है अस्केरियन प्रभाव। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो वो स्कंदन होता है, जहां पर रक्त का थक्का बन जाता है। तो यहाँ थक्के बनने के कारण घाव में रक्त का स्राव नहीं होगा, इसे बोला जाता है रक्त का स्कंदन हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में भारत की विशिष्ट रैंक क्या थी? तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर जो भारत की रैंक थी विशिष्ट वो थी तृतीय। अगला सवाल यहाँ पे, चित्रकला की कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो वारली था आपके ऑप्शन में। चित्रकला की कौन सी आपकी शैली है? तो ये वारली शैली है जो कि महाराष्ट्र की है। कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो भूटिया जनजाति, भूटिया था ऑप्शन में। तो भूटिया एक जनजाति है, ये आपके सिक्किम राज्य की है। दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई है? तो दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी है अर्पणा कुमार। कौन बनी है? अपर्णा कुमार बनी है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाएं को नुकसान से बचाता है? तो कौन सा प्रोटीन है? केराटिन, जो कि उपकला कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत की महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई? तो गवर्नर जनरल को पहली बार जो वायसराय की उपाधि दी गई थी वो 1858 को दी गई थी। पसीना प्रकृति का तरीका है, तो पसीना है ये आंतरिक तापमान को कम करना, शरीर का आंतरिक तापमान को कम करने का एक प्रकृति का तरीका है पसीना। और इससे जो लास्ट वाले की पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण
गैस ये अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से आपके लिक्विड फॉर्मेट में जो चेंजेस होता है उसे संघनन बोला जाता है, कंडेंसन बोलते हैं। और अगली पारी है आपके सामने 11 दिसंबर की प्रथम पारी है, देख लेते हैं इसमें कौन से सवाल है वो पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीट है? जो कि सबसे ज्यादा है आपकी इंडिया में, टोटल 245 राज्यसभा की सीट है और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि है 31 सीट है। और ये पूछा हुआ सवाल है कि उत्तर प्रदेश जो सेकंड राज्यसभा की सीट सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां पर तो स्पेशली उत्तर प्रदेश का पूछ गया था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी में कि सबसे जो सेकंड सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट किस राज्य की, तो वो महाराष्ट्र की है, 19 सीट है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु की है 18 सीट। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से हैं एवं दिल्ली और पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। अगला सवाल यहाँ पे, ऑस्कर 2020 हेतु भारत से किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ऑस्कर 2020 हेतु भारत की तरफ से जो नामित मूवी है वो गली बॉय है, जिनके डायरेक्टर जोया अख्तर है, स्टार कास्ट रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है, जो कि रिलीज हुई थी 9 फरवरी 2019 को। और 2019 की बात करूं तो जो ऑस्कर विजेता मूवी है वो बेस्ट पिक्चर है ग्रीन बुक। अगला सवाल, किस पुरातात्विक स्थल पर गृत आवासों के प्रमाण है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो ये ब्रुज होम है, जहां पर गृत आवासों के प्रमाण है। और ब्रुज होम ये कहां पर है? तो ये श्रीनगर का एक पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के ऑथर कौन है? तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स है, इनके ऑथर है अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये भारतीय मूल के हैं और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है 2019 का, उसमें ये एक थे अभिजीत बनर्जी थे और क्रेमर डुक्लो थे, ये 3 व्यक्ति थे। अन्य जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं अभिजीत बनर्जी की, तो ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट्स है, हैंडबुक ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट है, पुअर इकोनॉमिक्स भी इनकी बुक्स हैं। तो ये सभी इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। अगला सवाल, फोन टेपिंग की गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? फोन टेपिंग की प्राइवेसी का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण उल्लेख है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है फोन टेपिंग की प्राइवेसी। अगला सवाल, 13 वर्ष की आयु में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं मात्र 13 वर्ष की आयु में? तो ये रौनक साधवानी बने हैं 13 वर्ष की आयु में। और रौनक ने आइल ऑफ मैन में FIDE-Chess.com ग्रैंड स्विच टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर ये उपलब्धि हासिल की है। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है। जो ग्रैंड मास्टर है ये कौन देता है? तो ये FIDE के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है। विश्व चैंपियन के अलावा ये वो सर्वोत्तम खिताब है जो कोई खिलाड़ी प्राप्त कर सकता है। विश्व चैंपियन के अलावा ये एक सर्वोत्तम खिताब है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वहां पर आपके ऑप्शन में था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार है वो मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1779 का है, 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार है जो कि पहले अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F में वर्णित था, उसको मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। ये 6 कौन से हैं? तो समता का अधिकार है जो कि 14 से 18 अनुच्छेद आ जाता है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस है ये 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। और 2019 में जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया है, इसकी जो थीम थी वो थी 32 इयर्स एंड हीलिंग, इसकी थीम थी 2019 के ओजोन डे की। आप कमेंट करके बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बहुत बार पूछा हुआ सवाल है और यहां से मेरे को अंदाजा लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट हैं विद्यार्थी यहां तक वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इसका आंसर जरूर दीजिए आप। अगला सवाल, किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा महाकल्प है? तो नूतनजीवी सिनोजोइक महाकल्प है, इसको स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जानते हैं। 86 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट और रिपीटेड सवाल है। 86 संविधान संशोधन है, इसका संबंध है अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए अनुच्छेद 21A से है। नया जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित है कि राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। तो ये 86 संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें वर्णित है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो राज्य को प्रदान उपलब्ध करानी होगी। और इसके अलावा इस संविधान संशोधन में आपके अनुच्छेद 45 में राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वो 6 साल की आयु का नहीं हो जाता है। और इसमें आपके एक संशोधन हुआ है कि अनुच्छेद 51A में संशोधन करके जे के बाद एक नया अनुच्छेद के जोड़ा गया है। इसमें 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यहाँ पर माता पिता को है और राज्य का हो चुका है। तो ये सभी आपके 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। आपका 86 संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 21A में संशोधन किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे पूंजी बाजार के संदर्भ में FPO का फुल फॉर्म क्या है? FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2018 किसे दिया गया है? तो के शिवार रेड्डी को दिया गया है। उनके जो काव्य संग्रह था पक्का की ओटी ग्लाइट है जो तेलुगु का है, इस हेतु इनको 2018 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। के शिवा रेड्डी को 2017 का किसे दिया गया था? तो सितांशु यश चंद्र को दिया गया था 2017 का सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान है ये कौन देते हैं? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। पुरस्कार राशि है इसमें 15 लाख रुपए जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। अगला सवाल यहाँ पे बराक नदी जिसे सुरमा नदी भी बोलते हैं, इसका उद्गम कहां से है? तो ऑप्शन था मणिपुर से। तो बराक नदी का उद्गम है मणिपुर की उत्तरी पर्वतमाला से ये नदी निकलती है। बराक नदी है ये मणिपुर से निकलती है।
अगला सवाल यहाँ पे कौन सी बीमारी भारत से पूर्णतः समाप्त हो गई है? तो आपके ऑप्शन में था स्मॉल पॉक्स है और ये विश्व की भी पहली बीमारी है जो कि विश्व स्तर पर पूरी तरह से मिटा दी गई है, पूरी तरह से विश्व में समाप्त हो गई है। स्मॉल पॉक्स 1977 में भारत में पूर्णतः समाप्त हो गई थी। उसके बाद भारत में गिन्नी कमी हुआ है और लेटेस्ट की बात करें तो पोलियो मार्च 2014 में भारत से समाप्त हो चुका है। अगला सवाल किस राज्य में सभी कोऑपरेटिव बैंकों का विलय कर दिया गया है? कौन से राज्य में सभी कोऑपरेटिव बैंकों का विलय कर दिया गया है? तो केरल राज्य में, और जो नया नाम रखा गया है उसका है केरला बैंक, जिसमें 13 जिला कोऑपरेटिव बैंकों का विलय हुआ है। नया नाम केरला बैंक रख दिया गया है और केंद्रीय कैबिनेट ने 2 जनवरी 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हाल ही में किन 2 बैंकों का मर्जिंग हुई है, विलय हुआ, तो इसमें विजया बैंक है और देना बैंक है। और यहाँ पे विलय की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय की यहाँ पे घोषणा हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाज बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं दुर्योधन सिंह नेगी। अगला आईएमएफ का भारत में कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनके कार्यकारी अध्यक्ष है सुरजीत भल्ला। भारत की बात हो रही तो भारत में कार्यकारी अध्यक्ष है सुरजीत भल्ला। और आईएमएफ के डायरेक्टर कौन है? एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। यहाँ पर आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एमडी है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। किस नृत्य में मार्शल आर्ट्स नहीं है? ये आपके ऑप्शन थे कलारीपट्टू, छाहू, लेजिम और भवाई। कौन से नृत्य में मार्शल आर्ट्स नहीं आती है? तो भवाई में नहीं आती है। लेजिम जो ये मार्शल आर्ट्स का है, ये महाराष्ट्र का नृत्य है। भवाई नृत्य राजस्थान का है जिसमें मार्शल आर्ट्स नहीं है। छाऊ डांस बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का है। और भारत की जो प्रमुख मार्शल आर्ट्स है वो कौन सी है? जिस डांस में मार्शल आर्ट्स है, जो भारत की प्रमुख मार्शल आर्ट्स है उसमें जो कि कलारीपट्टू है ये केरला की है, सिलंबम है तमिलनाडु की, गटका है आपके पंजाब की मार्शल आर्ट्स है, थांगटा जो पूछा वाले रेलवे में ये मणिपुर की मार्शल आर्ट्स है थांगटा, और मर्दानी खेल है महाराष्ट्र की परिखंदा है ये बिहार की है, मुस्ती युद्धा है यूपी की। और तो ये सभी प्रमुख मार्शल आर्ट्स हो जाएगी मस्ती युद्धा यूपी की। कौन सा पदार्थ है? ये ब्लीचिंग जो व्यंजन है उसमें क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। कौन सा पदार्थ है? तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है जो कि विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में किया जाता है और इसका उपयोग होता है विरंजन के लिए किया जाता है। कृमिनाशक के रूप में चूर्ण का प्रयोग व्यापकता से होता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा हुआ है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, इसे विरंजन चूर्ण बोला जाता है। काबिनी नदी किसकी सहायक है? काबिनी नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है और ये केरल राज्य के वायनाड जिले में पनामराम नदी और मंतव्यवादी नदी के संगम से निकलती है। कहां से निकलती है? तो वायनाड जिले से निकलती है काबिनी नदी, और जो कि आगे कर्नाटक में तिरुमकुदालु नरसीपुरा में कावेरी नदी मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किशोट है ये किसका उपन्यास है? किशोट, तो किशोट है ये सलमान रश्दी का नॉवेल है। किसका है? सलमान रश्दी का। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी का कप है और 2019 में सुल्तान जोहर कप के चैंपियन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन रहा था, उप विजेता इंडिया रहा है। तो सुल्तान जोहर कप के जो उप विजेता रहे हैं, रनर अप रही है वो भारत रही है। ये हॉकी का है और ये होस्ट होता है मलेशिया में। अगला सवाल यहाँ पे आईफा 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आईफा 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है राजी फिल्म को, और जो 20वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड था ये 2019 का है। और बेस्ट एक्टर का इसमें रणवीर सिंह को मिला है आईफा 2019 में। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को, बेस्ट डायरेक्टर का श्रीराम राघवान को बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है आईफा 2019। भारत का अन्न भंडार या फिर भारत की रोटी की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है पंजाब राज्य को। किस राज्य को? पंजाब राज्य को कहा जाता है। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है सागरमाला परियोजना है और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 31, 2015 को। तो ये बंदरगाह के आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजना है सागरमाला। ट्रांसवसा के रेफरेंस में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं का पूछा है ट्रांसवसा के संदर्भ में? तो स्टेटमेंट है कि उनके पास प्राकृतिक वसा की तुलना में कम सेल्फ लाइफ होती है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, प्राकृतिक वसा की तुलना में कम नहीं अधिक सेल्फ लाइफ होती है ट्रांसवसा की। और बाकी WHO ने 2023 तक इनके खात्मे का आह्वान किया है ट्रांसवसा का। उनकी खपत में LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और HDL कोलेस्ट्रॉल घटता है, ये भी करेक्ट है। ये हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो ये हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक प्रक्रिया से ट्रांसवसा उत्पन्न होती है। 2023 तक इनके खात्मे का आह्वान हो चुका है WHO के द्वारा, और इसमें ये वाला आपका स्टेटमेंट सही नहीं था जो करेक्ट हो गया। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें करेक्ट हो जाएगा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। बाकी ये सभी आजीविका की प्राप्त साधन है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, इनकी आशा करता है भाग 4। नेक्स्ट है कि वर्कों और इसके कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो किडनी है, किडनी के कार्यों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कि सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वर्काणु नेफ्रॉन्स है वो होते हैं, ये वाला सही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है कि वे पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं और उपापचय अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं, इनकी मूल कार्यात्मक इकाइयों को वर्काणु नेफ्रॉन्स कहा जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक वर्काणु को 2 भाग होते हैं, कोशिका घुस और वृक्क नलिका, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा है कि सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वर्काणु होते हैं, तो ये अधिक नहीं होते, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो राज्य से संबंधित है। तो माहुरी जो संगीत वाद्य यंत्र है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? तो ओडिशा हो जाएगा। माहुरी संगीत वाद्य यंत्र है ये ओडिशा का है। कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो ये FATF था आपका आंसर। कोरंडम एक अयस्क है, कोरंडम में एल्यूमिनियम का किसका है? एल्यूमिनियम का है। और
इस कोरंडम एस का जो सूत्र है वो Al2O3 हो जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन का पृथक्करण किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? न्यायिक जो प्रशासन है उससे राजस्व प्रशासन का पृथक्करण है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उनके समय लागू हुआ था। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? दिल्ली सल्तनत में मुक्ति, जो राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति टर्म है, इसका क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक। भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है इसका धारक को बोलते थे मुक्ति। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा है ये बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। अगला है कि बाथोलिथस है, इसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं, तो बाथोलिथस द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, जो कि बाथोलिथस के द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपकी हाइड्रोजन नहीं है, बाकी हीलियम नोबेल है, हीलियम के बाद नियोन आ जाती है, ऑर्गन आ जाती है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी नोबेल गैस है, जो 18वां ग्रुप है आवर्त का। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में ये हो जाएगा आपके दिघी बंदरगाह। दिघी बंदरगाह मुंबई में है, गुजरात में नहीं है। बाकी सिक्का ओखा मुंद्रा बंदरगाह है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है? तारे के जीवन चक्र में जो निहारिका चरण होता है वो धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है, उसको संदर्भित करता है। निहारिका चरण ये धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। निम्नलिखित में से किस यकृत स्रोत विषाणुओं हेपेटाइटिस वायरसेज के लिए कोई टीका नहीं है? यकृत स्रोत विषाणुओं के लिए कौन सा यहाँ पर कोई टीका नहीं है? तो ये हो जाएगा यकृत स्रोत विषाणु सी, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। अगला सवाल वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना है? तो पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना है वो है दादरा और नगर हवेली हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो कपास हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए गए थे। जो 8 महत्वपूर्ण भारत के उद्योग हैं उसमें कौन से हैं? उसमें बिजली आ जाता है, इस्पात है, रिफाइनरी उत्पाद है, कच्चे तेल है, कोयला है, सीमेंट, प्राकृतिक गैस है और उर्वरक है। ये 8 है भारत के महत्वपूर्ण उद्योग। अगला सवाल, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और जो मुगल काल है, इनके शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इन तीनों कालों से, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ है, ये इलाहाबाद में। कहां पर है? इसका भी नाम प्रयागराज है, तो ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट यहाँ पे 7वां CISM सैन्य विश्व खेल 2019 कहां आयोजित होगा? तो सैन्य विश्व खेल 2019 है ये चाइना में होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन ये थे, जिसमें मंगल ग्रह है, ये गैसीय ग्रह नहीं है, बाकी 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है? तो स्टेटमेंट नंबर 3 है कि इस रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप से सही नहीं है। बाकी इसमें जो H एंटीजन के प्रकटन से ये अपूर्ण होता है, इसमें न तो A एंटीजन है और न B प्रतिजन है, तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही कथन है। और इसे पहली बार 1952 में यहाँ पर YM भेंडे के द्वारा खोजा गया था, ये 3 नंबर वाला ये सही नहीं है स्टेटमेंट। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है, तो मैसूरू पेटा है ये सिर पर पहने जाने वाला एक पारंपरिक पोशाक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्फीति के संबंध में सही है? अस्फीति के संबंध में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन 2 है कि एक विशिष्ट अवधि में मुद्रा स्फीति की दर में कमी होना, ये वाला करेक्ट है। बाकी तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे तोल कापियर किस भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है? तोल कापियर है ये तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है, तो किस भाषा के हैं? तमिल भाषा के। नेक्स्ट यहाँ पे शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ है? शाला भोग शब्द का अर्थ है विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि है, जो विद्यालय के रख रखाव हेतु दान की जाने वाली भूमि है उसको शाला भोग कहा जाता है, जो कि शाही चोलाओं के अधीन राजस्व के संबंध में ये करेक्ट अर्थ होगा। और इससे का जो लास्ट सवाल है कि तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसू किसने प्रारंभ की थी? जो कुडी अरसू पत्रिका है साप्ताहिक है, ये किसने प्रारंभ की थी? तो पेरियार ईवी रामासामी ने इस पत्रिका की शुरुआत की थी। अगली शिफ्ट है आपकी 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है। इसका पहला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है आपका स्कर्वी रोग है। कौन सा रोग है? स्कर्वी, जिसकी वजह से मसूड़े वगैरह आपके कमजोर हो जाते हैं। बक्सर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ है? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। किन के मध्य? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। अगला सवाल यहाँ पे सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि टोटल 23 जो भी भारत में दाल उत्पादित होती है उसमें से 23% दालें हैं ये मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं। उसके बाद सेकंड है उत्तर प्रदेश, सेकंड उत्तर प्रदेश में 18% है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 14% है, फिर राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, तो ये सही क्रम है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने रिजाइन दिया था, जो कि एकमात्र अध्यक्ष हैं और उन्होंने रिजाइन दे दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला सवाल, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत कितनी बार जीता है अब तक? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है अब तक भारत है टोटल 4 बार जीत चुका है। कितनी बार? तो 4 बार जीता है। और 2018 का जो अंडर 19 विश्व कप है उनके विजेता रहा था इंडिया, उप विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और 2018 का जो अंडर 19 विश्व कप कहां पर हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड में हुआ था। नेक्स्ट 2020 के जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप होने वाला वो साउथ अफ्रीका में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आने के आने वाले एग्जाम बहुत ही ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और इस संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनके वर्तमान में महानिदेशक है रोबर्टो अज़वेदो। कौन है महानिदेशक? है रोबर्टो अज़वेदो है WTO के महानिदेशक। नेक्स्ट यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। ऑप्शन था आपके कटक, जो कि करेक्ट होगा। जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म।
नेक्स्ट यहाँ पे फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल जो कि 11 सेकंड में फीफा विश्व कप में सबसे तेज गोल हुआ है, वो करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो हक्कन के नाम है। सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड है हक्कन शुकुर के नाम है। और बात करें वर्ल्ड यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड की, जिसमें ये तो था फीफा का, लेकिन फुटबॉल में सबसे तेज आपका जो गोल हुआ है वो 2 सेकंड में हुआ था 2009 में, जो कि नवाफ अल अबीद के द्वारा किया गया था। और फीफा में रिकॉर्ड है हक्कन शुकुर का 11 सेकंड में हुआ था ये गोल। अगला सवाल यहाँ पे संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो संसद के विश्रांति काल में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में, वो है अनुच्छेद 123 के तहत है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियां हैं, इनका संगम कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। बात करें अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती है? तो अलकनंदा भागीरथी तो मिलती है देवप्रयाग उत्तराखंड में, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और भागीरथी यदि हो जाती है अलकनंदा के साथ तो वो देवप्रयाग में होती है। और इसी देवप्रयाग उत्तराखंड, इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। जब अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिल जाती है, वहां से इसका नाम गंगा हो जाता है, देवप्रयाग उत्तराखंड से। अगला सवाल, ISFR रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल भूभाग की तुलना में प्रतिशत के हिसाब सबसे ज्यादा वन आच्छादित है। तो 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रतिशत के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे सबसे ज्यादा वन आच्छादित कौन से क्षेत्र में है? तो कुल भूभाग की तुलना में, जैसे कि यहाँ पे लक्षद्वीप में मान लेते हैं कि 100 एकड़ भूभाग है, तो प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पे 90.33 एकड़ में आपके वन होंगे, जो कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ये वन आच्छादित है। कुल भूभाग की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप के साथ, लक्षद्वीप के पास 90.33% है, वो सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है। इसके बाद आपकी 86.27% आ जाता है मिजोरम का। आपके ऑप्शन में मिजोरम था, जो कि लक्षद्वीप नहीं था, तो सेकंड यहाँ पे नंबर आ जाता है मिजोरम का। मिजोरम के बाद यहाँ पे 81.73% वन क्षेत्र है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। तो ये क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर है मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप, प्रथम स्थान पर है लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश के पास है 77,414 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद 66,964 किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश सेकंड है, और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। तो आजकल यहाँ पे सेकंड इस टाइप से पूछा जा रहा है, प्रथम कोई नहीं पूछता है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड का भी आपको याद में रखना है। तो सेकंड जो वन सबसे ज्यादा एरिया में है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, और थर्ड है छत्तीसगढ़ में। और देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 8,02,088। कितना है कुल क्षेत्रफल? 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल के 24.39% में देश में वन है। अगला सवाल, यहाँ पे बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए की घटक पार्टी कौन सी है? तो उसमें आपके ऑप्शन में था एलजेपी, जो ऑप्शन में एलजेपी था वो एनडीए की घटक है, बाकी ऑप्शन वाले एनडीए की घटक नहीं थी, यूपीए की थी। तो एलजेपी यानी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, ये भारत का एक राजनीतिक दल है। इसके प्रमुख रामविलास पासवान है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और वैसे एनडीए की जो घटक पार्टी है वो 21 है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना हो गई, AIADMK हो गई, जनता दल है, शिरोमणि अकाली दल है, ये सभी एनडीए की है। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग में टी का क्या मतलब है? नीति, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो टी हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, पहले योजना आयोग, अब यहाँ पर नीति आयोग ने स्थान ले लिया है 1 जनवरी 2015 से। और नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन है, और जो वाइस चेयरमैन की बात करें तो राजीव कुमार है, वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत। अगला सवाल, यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर अपने दक्षिण पश्चिम प्रवाह से सीधे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करते समय है, ब्रह्मपुत्र नदी है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, पहले दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है, वहां से सीधे दक्षिण की ओर टर्न कर जाती है। तो कहां पर बांग्लादेश में प्रवेश करते समय ये कहां पर टर्न करती है? तो धुबरी आपके ऑप्शन में सब करेक्ट होगा, भारत की धुबरी जो कि असम में है। तो धुबरी से नीचे गारो हिल्स के दक्षिण में मुड़ने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के मैदानों में प्रवेश करती है। और ये तिब्बत, बांग्लादेश नदी है वो तिब्बत से इसका उद्गम होता है। तो ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इन तीनों देशों से इनका उद्गम होता है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इनका उद्गम होता है, और आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो अब उसका नाम जमुना हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का नाम। तिब्बत में इसका नाम, जो कि पूछा हुआ सवाल है, यरलुंग तसंगपो है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, जहां से उद्गम होता है इसका। अगला सवाल, मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने राशि का लोन आवंटित होता है? मुद्रा योजना के तहत, तो मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन आवंटित हो सकता है, अधिकतम बात हो रही है। और इस योजना की शुरुआत, जो मुद्रा योजना है, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन है। 3 तरह के लोन में कौन से? एक तो है शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तरुण लोन में अधिकतम आपको 5 लाख से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जा सकते हैं। किशोर लोन की बात करें तो इसमें कर्ज आपकी 50,000 से 5 लाख तक है, और शिशु लोन में कर्ज 50,000 रुपए तक के दिए जा सकते हैं। यह है मुद्रा योजना के लोन। अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है। कहां पर है? तो ओडिशा में है। ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित जो बांध है वो है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, आपकी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कप्तान के रूप में सबसे अधिक बार 150 प्लस स्कोर करके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लीजेंड डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? तो विराट कोहली ने टोटल 8 बार 150 प्लस स्कोर किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा बार 150 प्लस स्कोर करके यहां पर उन्होंने डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया, तो वो है विराट कोहली, टोटल 8 बार 150 प्लस का स्कोर खड़ा कर चुके हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे 1968 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? 1968 का जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है हरिवंश राय बच्चन को। 2018 की बात करें जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो चित्रा मुदगल को दिया गया है। और ये किन्हें दिया जाता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 आपके 1955 में ये पहली बार पुरस्कार वितरित किए गए थे।
अगला सवाल है कि ट्विन पैराडॉक्स यानी यमल विरोधाभास क्या है? तो ये विरोधाभास 100 वर्ष पुराना सापेक्षवाद सिद्धांत की समस्या है। ऑप्शन में था आपकी सापेक्षवाद सिद्धांत की समस्या, जो कि करेक्ट होगा। और ये विरोधाभास आइंस्टीन के नाम से जुड़ा होता है। ये होता है कि एक्चुअल में जैसे कि नाम से दिख रहा है ट्विन ट्विन यानी इसमें ऐसा है कि जैसे कि दो जुड़वा भाई हैं, दो जुड़वा भाई में से एक भाई अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है, बहुत ही तेज गति से ट्रेवल करता है, वो वापस पृथ्वी में आता है, पृथ्वी तक। तो वो क्या पाता है पृथ्वी पर आने पर कि उनका जो भाई है जुड़ा भाई में, एक तो अंतरिक्ष में ट्रेवल करके आया है तेज गति से, जब वो पृथ्वी पर वापस लौटता है तो पाता है कि जो उनका जुड़ा भाई पृथ्वी पर था उसकी आयु ज्यादा है जो अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है उससे, यानी पृथ्वी वाले की आयु है वो ज्यादा है और अंतरिक्ष वाले की कम है। तो ये एक तरीके से विरोधाभास है, हालांकि दोनों ट्विन है, जुड़वा भाई है, लेकिन इस टाइप से जो समस्या है वो सापेक्षवाद सिद्धांत की समस्या हो जाएगी। अगला सवाल 1962 भारत चाइना युद्ध पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो 1962 जो भारत चाइना युद्ध हुआ था उस पर आधारित मूवी है, हकीकत हो जाएगी, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। और एक मूवी 2018 में आई है पलटन मूवी, ये भी इसी युद्ध पर आधारित मूवी है। अगला सवाल पे किस भारतीय को चिरातेई वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकगवर्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019 में? तो रतन टाटा को यह अवार्ड मिला है। चिरातेई वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकगवर्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहां पर स्थित है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर है बासर, तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में बासर में है ये मंदिर। राजवाड़ा महल कहां स्थित है? तो राजवाड़ा महल है इंदौर में। कहां पर है? राजवाड़ा महल इंदौर में है। अगला सवाल, ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित है? ईएमएस नंबूदरीपाद है ये सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, इनसे संबंधित है ये, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है सीपीआईएम। इसकी स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने विखंडित होकर 1964 में की थी। अगला सवाल, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहां पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था इरोड में। रामानुजन जो कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, जन्म इरोड तमिलनाडु में, जो कि इरोड तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे किसने फांसी पर चढ़ने से पहले ये इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखना, जब तक भारत पुनः संगठित न हो जाए तब तक उनकी राख को संभाल कर रखना और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए, यह कहा था दोस्तों, इच्छा जताई थी नाथूराम गोडसे ने, इच्छा जताई थी ऐसी। अगला सवाल, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। कौन है? मिंटी अग्रवाल है, जो कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित हो चुकी है। और ये कौन है मिंटी अग्रवाल? तो ये स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू नियंत्रक है और वह उस टीम का हिस्सा थी जिसने आईएएफ इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गाइड किया था इन्होंने, मिंटी अग्रवाल ने। और अगस्त 2019 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं? जो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पर है? तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। राउरकेला की बात करें तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है और दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र है ये है पश्चिम बंगाल में। एक यहाँ पर बोकारो की बात करें जहां से बहुत बार पूछा है, तो बोकारो का जो इस्पात संयंत्र है वो झारखंड में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है, राउरकेला उड़ीसा है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में। इसको इस्पात संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना भद्रावती ये कर्नाटक में है। तो ये सभी इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? बहुत बार इसमें सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कूट करेक्ट होता है, तो ये जरूर याद रखिए कौन से इस्पात संयंत्र कहां पर है। अगला सवाल है कि असम में पोवा मक्का का मकबरा है। तो असम में पीर ग्यासुद्दीन ओलिया, पोवा मक्का, असम में पोवा मक्का है जो पीर ग्यासुद्दीन ओलिया का मकबरा है, पोवा मक्का। अगला सवाल, छद्मनाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था छद्मनाम भानु सिंह, जो कि 16 वर्ष की उम्र में उनका पहला काव्य संग्रह आया था जिसे उन्होंने भानु सिंह के छद्मनाम से लिखा था काव्य संग्रह। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसिद्ध चिकित्सक जीविक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे जीवक, इनकी नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंबिसार, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट यहाँ पे किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पैसा भी कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पंचभागी। कौन सी गतिविधि को गोल्ड कॉलर पैसा कहते हैं? तो पंचभागी को कहा जाता है। अगला सवाल, फेब 2019 में भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए किसके साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फरवरी 2019 में भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए नॉर्वे के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसके साथ किए थे? नॉर्वे के साथ। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? तो कलपक्कम में है। प्रथम स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कलपक्कम में है। नेक्स्ट यहाँ पे फलसिंग मिडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल है वो कहां था? तो फलसिंग मिडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का जो स्थल था वो था फॉरेस्ट हिल्स। कहां पर था? फॉरेस्ट हिल्स था। फ्लसिंग विडोज है ये पब्लिक पार्क है, नॉर्थन पार्ट ऑफ क्वींस है, न्यूयॉर्क सिटी में है ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? किस बीमारी का नाम है तारों का बुरा प्रभाव? तो इन्फ्लुएंजा का नाम है, फ्लू भी कहते हैं, जो कि एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? बेली के मनकों को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान है वो देखा जा सकता है। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? जीएसटी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो केंद्र की जीएसटी नेटवर्क में 100% हिस्सेदारी नहीं है, इसमें राज्य भी आता है। जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया है, तो ये वाला आपका सही है। बाकी 100वें संशोधन ने देश में जीएसटी लागू किया था, तो 101वें ने किया था, 100वां नहीं था। जीएसटी परिषद एक वैधानिक निकाय है, ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी संविधान के 101वें संशोधन से 1 जुलाई 2017 को ये पूरे भारत में लागू हुआ था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन है।
नेक्स्ट यहाँ पे उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित है, हाईकोर्ट है वो कहां पर है, कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है। जैसे कि उत्तराखंड का इसमें नैनीताल बता रखा है, मध्य प्रदेश ग्वालियर, ओडिशा संबलपुर, गुजरात गांधीनगर, तो कौन से स्टेट का हाईकोर्ट किस सिटी में है, तो उत्तराखंड का नैनीताल में है, ये वाला करेक्ट है, बाकी सभी रॉन्ग दे रखा है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर में नहीं है, जबलपुर में है। और ओडिशा का कहां पर है, तो ओडिशा का संबलपुर में नहीं है, कटक में है ओडिशा का हाईकोर्ट। गुजरात का हाईकोर्ट गांधीनगर में होकर अहमदाबाद सिटी में है। नेक्स्ट यहाँ पे नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में है, नीलम और रूबी है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में है। किसकी है, नीलम रूबी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्म। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के जो ऑथर है वो मैरी लुइस बर्क है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज, तो मैरी लुइस बर्क है। कौन सा बल पेंडुलम के दौरान पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है, पेंडुलम है उसके दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जो जिम्मेदार फोर्स है वो है कोरियोलिस फोर्स। कौन सा है, कोरियोलिस बल है। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है, तो एवरेस्ट पर्वत का ये अक्षांश है। जगन्नाथ मिश्र किस राज्य के 3 बार चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बिहार के रह चुके हैं जगन्नाथ मिश्र। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो जापानी इसमें ऑप्शन में था, जो कि न्यू आपकी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है वो नहीं है। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे मंदिर भी कहा जाता है लेपाक्षी, तो ये अनंतपुर में है, आंध्र प्रदेश में है, लेपाक्षी टेंपल है। और ये पूछा गया है कि जिसे मंदिर भी कहा जाता है, तो वीर मंदिर भी, इसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है, जो कि झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, तो इन्हें वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है, कौन सा तांबा खनिज है, तो एजुराइट, हेमेटाइट, हेलाइट, बॉक्साइट, इसमें हो जाएगा एजुराइट है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। और आपको पूछा तांबा खनिज, तो ये है एजुराइट हो जाएगा। और हेलाइट की बात करें तो ये रॉक सॉल्ट होता है, जो भोजन में साधारण नमक के रूप में हेलाइट है ये। आंखों का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो रेटिना है। किसी छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जो जिम्मेदार हिस्सा है आंख का वो है रेटिना है, जो कि फोटो रिसेप्टर का काम करता है। कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहते हैं कठोर जल में, उच्च मात्रा में क्वांटिटी में कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद रहते हैं। अगली शिफ्ट आपके 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं, इसमें कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, वाकाटक जो वंश है इनके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे, विंध्य शक्ति थे वाकाटक वंश के संस्थापक। और इनका जो शासन रहा है वो 3री शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक रहा है और शासन क्षेत्र है उत्तरी महाराष्ट्र से विदर्भ तक इनका शासन क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित यानी ट्रांसफर की जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है। आरटीजीएस के माध्यम से यदि आप धनराशि को ट्रांसफर करना चाहते हो तो न्यूनतम आपकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इनके जरिए मनी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए मिनिमम इनकी रखी गई है। और आरटीजीएस प्रणाली मूल रूप से बड़े लेनदेन, यहाँ पर मिनिमम 2 लाख है तो बड़े लेनदेन के लिए है। और आरटीजीएस लेनदेन पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ऊपरी आप कितने रुपए तक भी ट्रांसफर कर सकते हो। और जो मनी ट्रांसफर की जो रहती है माध्यम रहता है उसमें एक एनईएफटी है, तो एनईएफटी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछा हुआ है, एनईएफटी जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इनके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। और जो आईएमपीएस है इसका मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, तुरंत आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है, एनईएफटी में थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत के लिए आप आईएमपीएस का यूज कीजिए जो कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। अगला सवाल है सार हुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सार हुल मनाया जाता है झारखंड में, सार हुल उत्सव मनाया जाता है झारखंड राज्य, आपको याद में रखना है। फतवा ए आलमगिरी किस मुगल शासक के काल में लिखी गई थी, फतवा ए आलमगिरी है ये औरंगजेब के शासन काल में लिखी गई थी। और औरंगजेब की जो शासन अवधि है वो 1658 से लेकर 1707 तक है। और ये जो कीर्ति है फतवा ए आलमगिरी, ये कीर्ति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रमाणिक एवं विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। और औरंगजेब को जिंदा पीर जो कि पूछा हुआ सवाल है, और आलमगीर फर्स्ट भी कहा जाता है औरंगजेब को, जो कि गैर मुसलमान जनता पर शरीयत कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। जो गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है उस पर उन्होंने शरीयत कर लागू किया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने जजिया कर फिर से प्रारंभ किया था, जैसे अकबर ने खत्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया था। अगला सवाल यहाँ पे महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर एलईटी जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय गोल्फ खिलाड़ी कौन है, तो सबसे कम उम्र की जो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर ये टूर्नामेंट जीता है तो वो है दीक्षा डागर है, जो कि मार्च 2019 में रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर जो एलईटी है ये जीतने वाली फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो फर्स्ट है अदिति अशोक है। और सबसे यंगेस्ट की बात करें तो वो दीक्षा डागर हो जाएगी। अगला सवाल है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली है, इनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल जौहरी है, वाइस प्रेसिडेंट है महिम वर्मा। और आईसीसी के चेयरमैन की बात करें तो आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर। नेक्स्ट वाले पे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 361 है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज प्रमुख के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। इनका क्या मतलब हुआ, इनका संरक्षण मतलब राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पद अवधि जब तक वो पद अवधि में है उसके दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडी कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती या चालू नहीं रखी जा सकती है। दांडी कार्यवाही है इन पर लागू नहीं की जा सकती है जब तक वो पद अवधि में है राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये बताता है अनुच्छेद 361 जो कि उनके संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल, राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लगाने हेतु किससे सलाह लेते हैं, तो राज्य में जो आपातकाल लागू किया जाता है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर आर्टिकल 356 के तहत राज्य में आपातकाल है, राज्यपाल से सलाह के आधार पर राष्ट्रपति वहां पर लागू करता है। 3 प्रकार के आपातकाल है, एक तो आपके आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है, और एक है आपके आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में। तो 3 आपातकाल राज्य, राष्ट्रीय और वित्तीय। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 6ठा भाग होता है, 1/6 होता है चंद्रमा पर उसका भार। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, तो प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का जो टेन्योर रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, और 15वें वित्त आयोग के
अध्यक्ष की बात करें तो एनके सिंह है जो कि 2020 से 25 तक रहेंगे। 14वें वित्त आयोग है डॉक्टर वाईवी रेड्डी। और नेक्स्ट यहाँ पे तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पत्ती उत्पन्न होती है, तने के उस भाग को कहेंगे जहां पत्ती उत्पन्न होती है तो उसे बोला जाता है आसंधि। क्या बोला जाता है? आसंधि बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि है ये गुरु अंगद के द्वारा जो कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक प्रथम यहाँ पे संस्थापक थे, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद हैं और इन्होंने यहाँ पर गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा बनाई गई सेवा के अंतर्गत माना जाता है? तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा है ये आर्टिकल 312 के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवा के अंतर्गत माना जाता है। जो अखिल भारतीय सेवाएं है वो अनुच्छेद 312 में है। संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है वो है अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2019 दिया गया है लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को मिला है ये अवार्ड। 2018 का मिला था लूका मैड्रिड को फीफा मेंस प्लेयर का बेस्ट अवार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिलेरी क्लिंटन है व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक। और ये किसके बारे में? तो 2016 के जो चुनाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी हिलेरी क्लिंटन जो कि हार गई थी। उनके अनुभव बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं इस चुनाव में उनके क्या अनुभव रहे हैं, तो ये इस पुस्तक में बताया गया है व्हाट हैपेंड में। नेक्स्ट यहाँ पे महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो महाबलेश्वर से वैसे तो बहुत सी नदियां निकलती हैं लेकिन आपके जो आंसर था ऑप्शन में वो कृष्णा था, करेक्ट होगा। इसके अलावा सावित्री नदी है, कोयना है, वैनी नदी है और गायत्री नदी, ये सभी महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहां पर है? तो महाबलेश्वर है भारत के महाराष्ट्र प्रांत का एक नगर है और ये दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है नदियां। अगला सवाल आपके यूपी के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तो यूपी की है, मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा तो आपको नहीं पूछेंगे, उसके बाद का पूछेंगे, अब एग्जाम ऐसे पूछा जा रहा सवाल। तो यूपी के बाद जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो महाराष्ट्र की है। टोटल देश की 9.28% जनसंख्या वो महाराष्ट्र में निवास करती है। सबसे ज्यादा यूपी में है 16.51% है। थर्ड की बात करें तो बिहार में है 8.6%। और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है 2001 से 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो है 17.7% की जनसंख्या में वृद्धि हुई है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी है? 1000 पुरुषों में महिलाएं, तो हरियाणा में है 879 लिंगानुपात है। और सेकंड जो सबसे कम है वो सिक्किम का है, 890 है सिक्किम का। सबसे कम यूटी की बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव का है, 618 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का? तो केरला का है 1084। भारत का लिंगानुपात कितना? तो भारत का 940 है। जनसंख्या घनत्व कितना भारत का? तो 382 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो अब्रक का होता है अ से याद रखिए आंध्र प्रदेश। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। सेकंड होता है राजस्थान में। पूरी दुनिया की जरूरत का 80% अब्रक भारत में मिलता है, यानी भारत का सबसे ज्यादा उत्पादक है अब्रक का। सेकंड मिलता है ब्राजील में। नेक्स्ट यहाँ पे मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो पुरातात्विक स्थल है तो ये है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत, आपका ऑप्शन था, करेक्ट होगा। सिंध में है मोहनजोदड़ो, है सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ? सिंधी भाषा का शब्द है तो इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला, जिसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इस पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। और जो एक महान स्नानघाट सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंड शहर मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध हौज है। बहुत बार पूछा हुआ है कि जो मोहनजोदड़ो में महान स्नानघाट मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का वो क्या है? तो वो है एक प्रसिद्ध हौज है। नेक्स्ट यहाँ पे अटल पेंशन योजना में कम से कम कितने रुपए पेंशन राशि मिलती है? तो इससे पहले मैंने आपको बताया इसी वीडियो में, अटल पेंशन योजना में कम से कम 1000 रुपए है और मैक्सिमम 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना उसमें डिपोजिट कराया है। तो अटल पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र सीमा किससे पहले जो सवाल है तो 18 से 40 वर्ष तक है और इस पेंशन के लिए आपको कम से कम 20 साल तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा निवेश। और 60 साल की उम्र यदि आपकी पूरी हो जाती है उसके पश्चात आपने कितना डिपॉजिट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको 1000 से लेकर 5000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे पुष्प के पुल्लिंग भाग जो नर भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे पुंकेसर बोलते हैं। जो स्त्री भाग उसे स्त्री केसर बोला जाता है। एक सवाल था कि इल्बर्ट बिल है ये 1884 में किस वायसराय के समय पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 कहा जाता है। तो ये जो लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था 1884 में, किनके वक्त हुआ था? लॉर्ड रिपन के वक्त ये पारित हुआ था। और जो हंटर एजुकेशन कमीशन है वो भी लॉर्ड रिपन के वक्त हुआ था। जो इनका कार्यकाल याद रखिए 1880 से 84 है और हंटर एजुकेशन 1882 में था। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में था ये भी आपके लॉर्ड रिपन का रहेगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा हुआ सवाल है ये किसके शासन जो वायसराय के समय था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1876 से 80 तक लॉर्ड लिटन का रहा कार्यकाल, उसके बाद रहा है लॉर्ड रिपन का। तो लिटन के वक्त था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल है इसका सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। तो प्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 में हुए थे 25 अक्टूबर से 21 फरवरी तक। उसके बाद यहाँ पर 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। शरीर में भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? शरीर में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है छोटी आंत में होता है। भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा है छोटी आंत जहां पर पूर्णतः पाचन होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी
मांसपेशी कौन सी है? तो जबड़ा है। द्रव्यमान के आधार पर मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी है वो जो है जबड़ा। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है तो उन्हें धमनियां बोला जाता है, जो कि शुद्ध रक्त को ले जाती है हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ये रक्त को ले जाती है। तो धमनी के माध्यम से ये रक्त जाता है, जिसे आर्टरी बोला जाता है। शरीर में रक्त परिसंचरण किसमें होता है? तो शरीर में रक्त परिसंचरण होता है धमनी और सिरा में। तो शुद्ध रक्त होता है वो धमनी में बहता है और अशुद्ध रक्त होता है वो सिरा में बहता है। शुद्ध रक्त से अभिप्राय है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो। और यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध रक्त बहता है सिरा में। लेकिन जो पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी शब्द आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है और जो शुद्ध का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त। नेक्स्ट यहाँ पे कि 35 क्वेश्चन नंबर 29 है कि लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर होता है तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? एक तो लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता नापने के लिए होता है, एक हाइड्रोमीटर जो कि तरल पदार्थ के घनत्व निर्धारित करने के लिए। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। और एक देखिए इससे जुड़ा हुआ शब्द ये हाइड्रोमीटर है, एक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापी है, आर्द्रता मापी है। ये किस सिद्धांत पर करता है? तो ये हाइग्रोमीटर है, ये वाष्पीकरण शीतलन नामक घटना पर काम करता है। हाइग्रोमीटर जो कि आर्द्रता मापी है। लॉफिंग गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है लॉफिंग गैस, फॉर्मूला है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस बोला जाता है। घरेलू क्रिकेट में 200 रन का स्कोर करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? घरेलू क्रिकेट की बात हो रही तो 200 रन का स्कोर करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं वो यशस्वी जायसवाल बने हैं, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। 17 वर्ष की आयु में 50 और क्रिकेट में, जो कि 16 अक्टूबर 2019 को ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। पहले ये रिकॉर्ड एलन बेरो के नाम था, जो कि 20 ईयर्स की आयु में उन्होंने बनाया था, जो साउथ अफ्रीका से हैं। अब यहाँ पर 17 वर्ष की आयु में ये रिकॉर्ड बन चुका है घरेलू क्रिकेट में, डोमेस्टिक में। अगला सवाल पे अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 पर किसे रखा गया है? तो विश्व में नंबर 1 पर जो रखा गया है कुश्ती महासंघ के द्वारा वो दीपक पूनिया को रखा गया है। 86 किलोग्राम की बात हो रही है, इसमें दीपक पूनिया को रखा गया है। और दीपक पूनिया ने जो 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें 86 किलोग्राम में रजत पदक भी जीता था, जो कि ये रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान नूर सुल्तान में हुई थी। हॉट सिटी है कजाकिस्तान में ये रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सर्जकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है अगस्त विलेम आइचलर को मिलता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। ये कहां पर है? तो ये चोटी है मध्य प्रदेश में, इसकी हाइट है 1352 मीटर है धूपगढ़ की हाइट, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ है, तो करदांग मठ है ये कौन से राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। करदांग मठ है हिमाचल प्रदेश में। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप देश है फिजी, ये प्रशांत महासागर में। किस महासागर में है? तो द्वीप देश फिजी, फिजी है प्रशांत महासागर में। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में कौन सा राष्ट्र शीर्ष पर है? तो टेस्ट चैंपियनशिप में आईसीसी के द्वारा जो रैंकिंग है अक्टूबर 2019 तक की, उसमें भारत प्रथम रैंकिंग पर है। भारत के बाद सेकंड रैंकिंग पर ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट देखो तो वनडे में फर्स्ट रैंकिंग है इंग्लैंड की, सेकंड है इंडिया की और टी20 में भारत की 5वीं है। टी20 में प्रथम रैंकिंग है पाकिस्तान की। अगला सवाल है यहाँ पे भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्ति का अनुच्छेद है 75। इसे 2019 के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया। तो अनिल कुमार मणिभाई नाइक को ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है 2019 में। इससे पहले मैं बता चुका हूं जो पद्म विभूषण मिला है 4 व्यक्तियों को, उसमें ये इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का मिला है अनिल कुमार मणिभाई नाइक को। अगला सवाल है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री थे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी 1932 में। और ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसमें होता क्या है सांप्रदायिक पंचायत में? तो इसमें भारत में जो उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई है, एंग्लो इंडियन, पारसी, अछूत, दलित है आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया जाता था। और गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि यहाँ तो भेदभाव हो रहा है, इसलिए गांधी जी ने इस अवार्ड का विरोध किया था, जो कि जातीय आधार पर यह अवार्ड दिया जा रहा था। तो ये जो पंचायत की घोषणा की थी जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो ये जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें हो जाएगा वसा। ये जो पोषक तत्व है ये प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा, इन सभी में से जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है ये वसा हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सितंबर 2019 तक के डाटा के अकॉर्डिंग जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक वाला राज्य है वो गोवा है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पर 4,67,998 रुपए है। उसके बाद है दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 3,65,529 रुपए है। दिल्ली के बाद तीसरा स्थान है सिक्किम का, फिर चंडीगढ़ का है, उसके बाद हरियाणा का है। तो सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा की है 4,66,598 रुपए। अगला सवाल प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो टी बाला सरस्वती है ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध है बांसुरी नामक वाद्य यंत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से जो टेरिलिन है ये प्राकृतिक नहीं है, बाकी सन, जूट, ऊन है ये तीनों प्राकृतिक फाइबर है। अगला सवाल है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो IRDAI है इसका हेडक्वार्टर किस सिटी में है? तो IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है हैदराबाद में। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव
को किसके रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं? तो एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है और उसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पारिटी है, इनकी दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो ये है तीसरी, केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था है ये वैश्विक रूप से क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि टोटल सर्वे में 199 इकोनॉमिक्स कंट्री को कवर किया गया था और इसमें प्रथम रैंकिंग यूनाइटेड स्टेट की है, सेकंड चाइना की है। इससे पहले जो लास्ट सर्वे हुआ था वो 2005 में हुआ था जिसमें भारत की 10वीं रैंकिंग थी इस आधार पर, यानी जो वैश्विक रूप से क्रय शक्ति क्षमता है पीपीपी के आधार पर, और अब की बार है तीसरी रैंकिंग है पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पारिटी। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति टाइम्स पत्रिका 2019 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित 3 भारतीयों में से नहीं है? तो 3 भारतीय टाइम्स पत्रिका 2019 की लिस्ट में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में थे, उसमें से कौन से नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके मुकेश अंबानी है, अरुंधति काटजू है, तो इंदिरा जयसिंह है, ये नहीं है ऑप्शन जिसमें इंदिरा जयसिंह था जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो एक है। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2019 में इसमें 3 भारतीय शामिल किए गए थे, जो तीनों आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी, मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू थे, इंदिरा जयसिंह नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो पहले सैन्य अधिकारी जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था स्वतंत्र भारत के, ये पहले थे, तो सैम मानेकशॉ को ये सम्मान मिल चुका है। और अगली पारी है आपकी 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, देख लेते हैं इसमें कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो इस शिफ्ट का जो पहला सवाल है, यूएस ओपन 2019 पुरुष एकल किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता है राफेल नडाल ने जीता है। और कौन सा जो ये आपकी ग्रैंड स्लैम होता है, यूएस ओपन है, विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट। तो यूएस ओपन 2019 का तो राफेल नडाल ने जीता है और इसके साथ साथ फ्रेंच ओपन 2019 का भी राफेल नडाल ने जीता है। और जो बाकी दो है विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन, तो 2019 में विंबलडन का नोवाक जोकोविच ने जीता है और ऑस्ट्रेलियन का भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन है ये नोवाक जोकोविच ने, और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीते हैं। यूएस ओपन की यहाँ पे बात हो रही तो इसमें महिला एकल का जीता है बियांका एंड्रीस्क्यू ने, महिला एकल का जीता है जो टेनिस टूर्नामेंट है यूएस ओपन। अगला सवाल यहाँ पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग, यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं राष्ट्रपति, तो उनको हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है कि भारत में राष्ट्रपति का पद है वो आर्टिकल 52 में वर्णित है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है आर्टिकल 54 में है। अगला सवाल, 1951 में संविधान संशोधन के दौरान कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? तो 1951 का जो संविधान संशोधन है उसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। संविधान में जो पहला संशोधन है संविधान लागू किए जाने के बाद, ये सबसे पहला संशोधन है 1951 में किया गया था और इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध है वो जोड़े गए थे। तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसमें आपके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध जोड़े गए थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में बात करें तो 448 अनुच्छेद है, 22 के स्थान पर 25 भाग है और टोटल 12 शेड्यूल है। अगला सवाल, मनुष्यों में हिक्कप है वो सामान्य निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है? तो हिचकी का आपको कारण पूछा है, तो ये ऑप्शन देखिए, किसके स्थान परिवर्तन के कारण, शिफ्टिंग के कारण हिचकी आने का कारण है। तो ये है आपके डायफ्राम, मध्य पट के स्थान में परिवर्तन के दौरान हिक्कप यानी हिचकी आती है। हिचकी डायफ्राम के अनिच्छिक संकुचन के कारण होती है। डायफ्राम वह मांसपेशियां हैं जो आपके पेट से आपकी छाती को अलग करती हैं और श्वासन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें संकुचन और दबाव के बाद स्वर तंत्र, वोकल कॉर्ड अचानक बंद हो जाते हैं जिसमें हिक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है संकुचन और दबाव के दौरान। अगला सवाल है कि संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास में। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया है? तो अपने जन्म को महान बताने के लिए दिल्ली के सुल्तानों में से किसने स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था? तो बलबन ने यह बताया था, जो कि गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था और बलबन मूलतः सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्की गुलाम था और इन्होंने अपने को महान बताने के लिए अपने जन्म को उन्होंने अफरासियाब का वंशज बताया। गयासुद्दीन बलबन, जिनका जो शासनकाल रहा है वो 1266 से 1286 तक रहा है, ये इलबारी जाति का व्यक्ति था जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की भी स्थापना की थी। अगला सवाल, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की फ्लो की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके फ्लो की प्रोसेस को क्या कहते हैं कोशिकाओं में? तो डीएनए से आरएनए बनाने की जो विधि उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। एक सवाल था कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन है दोस्तों बैडमिंटन से। मंजू रानी की बात करें तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, तो लक्ष्य सेन किस खेल से? तो बैडमिंटन से है। और मंजू रानी जो बॉक्सिंग से है, इन्होंने 2019 के आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये हिस्सा लिया था। अगला सवाल है कि सितंबर 2019 तक सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो डी मुकेश को हुआ है सितंबर 2019 तक। नेक्स्ट यहाँ पे मध्यकालीन सूफी परंपरा के रेफरेंस में वली शब्द का क्या अर्थ है? सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ है संत। वली का अर्थ क्या है? वली का अर्थ है संत। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर किस वर्ष से प्रतिस्थापन दर से नीचे रहने की अपेक्षा है? तो 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर है वो 2021 किस वर्ष से? 2021 से जो प्रतिस्थापन दर से नीचे रहने की अपेक्षा, कब से? 2021 से। कौन सी संस्था ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड प्रदान करती है? कौन सी संस्था है जो कि ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड प्रदान करती है? तो ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ये जो कि सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वच्छ
भारत अभियान के लिए बिल गेट्स के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये काफी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल है। किस भारतीय को 2019 में बिल गेट्स द्वारा ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्हें नवाजा गया है और ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंद आर्य इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सी भाषा इसमें से? तो मुंडा भाषा है, ये इंडो आर्यन भाषा परिवार से नहीं है। बाकी डोगरी, असमिया, पंजाबी है, ये इंडो आर्यन है। अगला सवाल, कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो सुंदरवन। भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि कौन सी है? तो वो सुंदरवन है। सुंदरवन या इसे सुंदरबन कहा जाता है। ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर है ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो कि सुंदरवन से है। और जो सुंदरवन भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है और ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। अगला सवाल, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमेड के बारे में, जो कि एक उपग्रह है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ये बुध ग्रह से बड़ा है, ये शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये हमारे सौर मंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 3 नंबर का, ये शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है। शनि का ये उपग्रह नहीं है दोस्तों, ये है बृहस्पति का। गैनीमेड है, ये हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड है, जो कि बुध ग्रह से बड़ा है और ये दोस्तों हमारे सौर मंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह भी है और एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसका स्वयं का आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसा एकमात्र चंद्रमा है, इसके अलावा किसी चंद्रमा में नहीं है। अगला सवाल, यहाँ पे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में से कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज अपने प्रथम प्रवेश में फाइनल में पहुंचने का विशेष गौरव नहीं प्राप्त कर पाई है? तो इसमें है जमुना बोरो, ये गौरव नहीं प्राप्त कर पाई थी। किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में स्वदेशी समुदाय के द्वारा कैल पौध का एक फसल उत्सव मनाया जाता है? तो कैल पौध का मनाया जाता है कर्नाटक से, याद रखिए कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो ओसीआई है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ओसीआई है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो अभी भारत के उनके पास नागरिकता नहीं है, क्योंकि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। यदि आपके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हो। तो ऐसे भारतीय जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है और वो भारत में अभी आना चाहते हैं, उनके परिजन हैं और भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ओसीआई कार्ड की योजना है यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये देखिए स्टेटमेंट 4 दे रखे, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें है कि ओसीआई को केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए ये वीजा दिए जाते हैं, तो ऐसा 10 वर्ष की अवधि के लिए नहीं दिया जाता है, तो इनका ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। और ओसीआई की बात करें तो ये उन विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जो जिनके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक, बिल्कुल करेक्ट है। ओसीआई कार्ड उन्हें नहीं दिया जा सकता जिनके माता पिता दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हो। अन्य देश के नागरिक हो तो आप ले सकते हो, लेकिन इन देशों के नागरिक होने के केस में आपको नहीं दिया जा सकता है। ओसीआई को अनुसंधान कार्य जिसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है को छोड़कर सभी गतिविधियां करने की आवश्यकता है। तो ओसीआई कार्ड है जो धारक वोटिंग नहीं कर सकते हैं और 26/1/1950 को कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था वो इसके लिए पात्र है। जो 26 जनवरी 1950 को विदेशी नागरिक भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था वह ओसीआई कार्ड के लिए पात्र रहेगा। और ये जो दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रचलित की गई थी, ये 2 दिसंबर 2005 को ये ओसीआई कार्ड की योजना लाई गई थी। इसका अर्थ है भारत की नागरिकता के साथ एक विदेशी देश की नागरिक रखना, जिसमें आप भारत में एंट्री कर सकते हो बिना किसी वीजा वगैरह के, आपको उस वीजा की फी वगैरह नहीं लगेगी, कभी भी आ सकते हो भारत में। तो ओसीआई कार्ड धारक को मतदान यहाँ पर नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वो यहाँ पे कोई नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक कार्यों में रखने का अधिकार नहीं है, कृषि संपत्तियों को वो भूमि खरीद सकते हैं लेकिन उस पर कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं वहां पर वो, और इन सभी का इनको अधिकार नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष के अधिकारी थे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत है वो शीताध्यक्ष है, वो किसके अधिकारी थे? तो कृषि के अधिकारी को मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष बोला जाता था। और बात करें यहाँ पर पण्या अध्यक्ष जो वाणिज्य के अध्यक्ष है उनको पण्या अध्यक्ष बोलते थे मौर्य प्रशासन में। सुना अध्यक्ष की बात करें तो बुच्चन खाने के अध्यक्ष को सुना अध्यक्ष बोला जाता था। गणिका अध्यक्ष बोला जाता था वेश्याओं का अध्यक्ष या निरीक्षक को। आंकड़ा अध्यक्ष है खानों का अध्यक्ष बोला जाता है, जो खानों का अध्यक्ष है उनको आंकड़ा अध्यक्ष बोला जाता था। कोप्याध्यक्ष ये वन एवं संपदा के अध्यक्ष को कोप्याध्यक्ष बोला जाता था मौर्य प्रशासन में। नेक्स्ट यहाँ पे कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम CANDU रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, इसमें मंदक और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारी जल के द्वारा। इस रिएक्टर में जो रिएक्टर मंदक और शीतलक का कार्य है वो भारी जल का फॉर्मूला है D2O के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में से निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? जो जीवन के 4 लक्ष्य हैं उसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें है ये वाला यश का, यश वाला नहीं है, मोक्ष है, धर्म है, यहाँ पे धर्म होना चाहिए। 4 लक्ष्य कौन से? मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। इसमें से धर्म सबसे पहले आता है, तो धर्म नहीं था, सो ये आपका यश वाला रंग था। किसने डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? तो डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम पुस्तक है, इनके ऑथर है नटराजन चंद्रशेखरन। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? कौन से पुरातात्विक स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो हथनोरा। कहां पर यह खोपड़ी पाई गई है? तो हथनोरा। हथनोरा कहां पर है? हथनोरा ये है मध्य प्रदेश में, जहां पर मानव की खोपड़ी पाई गई थी। प्रागैतिहासिक स्थल है ये। अगला सवाल, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और 2 समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन। टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे
कैसे करते हैं? तो बीजाणुओं की सहायता से टेरिडोफाइट्स है वो प्रजनन करते हैं। कैसे करते हैं? तो बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। अगला सवाल, किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम में हुए हैं। बुर्ज होम में आपको प्रत्येक परिवार में पालतू कुत्ता मिल जाएगा, वहां पे कुत्ते रखे जाते हैं, पालतू कुत्ते पाले जाते हैं जो कि बुर्ज होम में है, और वहां पर 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग अवशेष प्राप्त। तो ये बुर्ज होम है कहां पर? तो ये श्रीनगर है। श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, और बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर बकरी एवं अन्य जानवर को उनके साथ ही दफनाया जाता है। यहाँ पर बुर्ज होम में यदि मालिक मर जाता है तो उनके जो अन्य जानवर है, पालतू बकरी वगैरह, तो उनको वहां पर उन्हीं के साथ में दफनाया जाता है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम होती है। तो संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार कोई भी मेगा सिटी के रूप में तब अर्हता प्राप्त करेगा जब उसकी जनसंख्या कम से कम 10 मिलियन होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा आपके ERDA। ये जो संस्थान है ये पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है। ERDA की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इसका हेडक्वार्टर है ERDA का हैदराबाद में है। सेबी की बात करें तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पिगोवियन कर के रूप में इनमें से किसे वर्गीकृत कर सकते हैं? तो कार्बन कर है, कार्बन टैक्स को पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बाकी तीनों को नहीं कर सकते। आयकर, निगमित कर है, दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर को। और कार्बन कर क्या है? तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये उन आर्थिक गतिविधियों पर लगाया जाता है जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो नेगेटिव जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है उन गतिविधियों पर जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यदि कोई उत्सर्जन कर रहा है कोई भी उद्योग वगैरह, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। किस टाइप से? देखिए, इन पर 2 अन्य कर भी संबंधित हैं जो कार्बन कर है, उसमें उत्सर्जन कर और ऊर्जा कर ये संबंधित है। उत्सर्जन कर जहां प्रत्येक टन हरित गृह गैस के उत्सर्जन पर लगने वाला कर है, और ऊर्जा कर ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं पर आरोपित कर है, और ये लागू किया गया था भारत में 1 जुलाई 2010 से कार्बन कर को लागू कर दिया गया था। और कार्बन कर की बात करें, जैसे कि वर्तमान में मानने के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर 50 रुपए का स्वरूप संबंधित कंपनियों को यह टैक्स अदा करना पड़ता है। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो कौन सा प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका बल नहीं है। और बाकी सूर्य द्वारा ताप है, कोरिलिस बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये समुद्र की धाराओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा चिन्हित है। तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जो तृतीय चरण है वो आपके कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर से द्वारा चिन्हित है। कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर, ये वाला दोनों ही कम है आपके। अगला सवाल यहाँ पर, किस शहर को होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर? तो नेत्रावती नदी है ये बेंगलुरु सिटी से होकर बहती है। मंगलुरु है ये कर्नाटक राज्य में है। नेत्रावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है, और ये पश्चिम घाट में उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में ये मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे सितंबर 2019 में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ए वेब की वर्ष 2019 से 21 की अवधि के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया है? तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की 2019 से 21 की अवधि के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है वो सुनील अरोड़ा को बनाया गया है, और सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। अगला सवाल, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए कौन से वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है? तो थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए 2019 में 2011-12 वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। अगला सवाल है कि तुरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? तुरी, बंगल और पावा ये गुजरात राज्य के लोक वाद्य यंत्र है। किस राज्य के? तो गुजरात के लोक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे पक्का की ओटी गिलिट जो शीर्षक की कविता संग्रह है ये किसके द्वारा रचित है? तो के शिवाय रेड्डी के, के शिव रेड्डी के द्वारा ये कविता संग्रह है। नाम है पक्का की ओटी गिलिट है, और जो तेलुगु कवि के शिवाय रेड्डी की प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 इस काव्य कविता संग्रह को मिल चुका है, और ये सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्का की ओटी गिलिटी के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था? तो एचिसन जो कमीशन है ये 1886 को भारतीय नागरिक सेवाएं में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधारों की सिफारिशें। अगला सवाल है कि आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयन मंडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहां पर हो जाएगा 2 नंबर का, ये समताप सीमा जो स्टेटोपोज के ठीक ऊपर स्थित होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी आयन मंडल की बात करें तो इसमें आवेशित कण होते हैं, ये सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण के द्वारा आयनित होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। और बात करें जो स्टेटोफेज है, जो समताप सीमा है, इसके ठीक ऊपर ये नहीं होता है। वायुमंडल के निचले भाग को जो कि प्राय 4 से 8 मील तक फैला है उसे क्षोभ मंडल बोला जाता है। उसके ऊपर भाग को समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है। और बात हो रही है यहाँ पर आपके जो समताप मंडल में जो समताप सीमा है, तो ये समताप सीमा किनके मध्य होती है? तो ये समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में होती है। किसके मध्य होती है? समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में होती है समताप सीमा। ये बोल रहा है ये समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित है। तो समताप सीमा के ठीक ऊपर क्या है? समताप जो सीमा है इसके ठीक ऊपर तो मध्य मंडल, क्योंकि इनके मध्य है समताप मंडल और मध्य मंडल के, तो उसके ऊपर मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, तो ये समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित नहीं होगा। सो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो स्टेटोपेज है इसको आपको ध्यान में रखना है, ये किनके मध्य है? और जो क्षोभ मंडल है सबसे निचला, और समताप मंडल के बीच के भाग को कहा जाता है शांत मंडल, और समताप सीमा है जो कि समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा है। अगला सवाल यहाँ पे 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे मिला है? तो 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड है ये स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग, ब्राजील की डेविड कोपेनवा और चाइना की गुओ जियानमेई और अमिंतो हैदर को ये अवार्ड मिला है। इन 4 को मिला है, ग्रेटा थनबर्ग को मिला है, डेविड कोपेनवा को मिला है और गुओ जियानमेई को मिला है, अमिंतो हैदर, इन चारों को यह अवार्ड मिला है। आपके ऑप्शन में था ग्रेटा थनबर्ग, तो इनको यह अवार्ड मिला जो कि स्वीडन की है। और जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1980 से। और ये पुरस्कार है वैश्विक समस्याओं को हल करने वाले साहसी लोगों का सम्मान और समर्थन करने हेतु प्रदान किया जाता है।
चारों पुरस्कार विजेताओं को 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। अगला सवाल यहाँ पे विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों या फिर प्रोटोकॉल और उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कन्वेंशन दिए गए हैं जो सम्मेलन है और वो कहाँ पर हुए, इनके स्थान दिए गए हैं, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो पहला है कि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण पर सम्मेलन है, तो ये बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये करेक्ट है। जैविक विविधता पर सम्मेलन नागोया जापान में हुआ था, ये भी सही दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमति पर कार्यप्रणाली सम्मेलन है, ये स्टॉकहोम में नहीं हुआ था, ये नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में कहाँ पर हुआ था, तो ये रोटरडैम में हुआ था, रोटरडैम नीदरलैंड में। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही सम्मिलित नहीं है। स्टॉकहोम है जो कि स्वीडन की राजधानी है। जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल, तो जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कहां पर हुआ था, कार्टाजेना में हुआ था। कार्टाजेना कहां है, कोलंबिया की सिटी है, तो कार्टाजेना कोलंबिया में हुआ था, जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल है। तो कार्टाजेना ये कोलंबिया की सिटी है, नगोया है जापान की सिटी, बेसल स्विट्जरलैंड की है, स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है। कौन सा प्रावधान है वो अनुच्छेद के साथ सही वर्णित है। जैसे कि एक की बात करें तो मानव में यातायात का निषेध, ये वाला सही सम्मिलित नहीं है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, तो ये एकदम सही सम्मिलित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22A में नहीं है, वो 21A में है शिक्षा का अधिकार, तो ये सही नहीं है। किसी भी कारखाने या खान में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध है, तो ये अनुच्छेद 24 में है, न कि 23 में है। तो इसमें 2 नंबर वाला सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 का जो 21A है उसमें है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संशोधन में था अधिनियम 2002 के तहत। और अनुच्छेद 23 में है मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिषेध है, और कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, जो अनुच्छेद है 24 में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति है, ये 1948 में घोषित की गई थी। और इस नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया है। अगला है कि किनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो किनको किया गया है, एडम हर्पर को जो कि यूके के हैं, इनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और 2018 की बात करें तो 2018 में ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है, यिफेंग लियू एंड जैक थ्रेन को दिया गया है। और शस्त्र का क्या मतलब हुआ, शस्त्र का मतलब है, शस्त्र का है कि सनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, इसका शस्त्र का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह पुरस्कार केवल उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी आयु 32 वर्ष से कम है, उन गणितज्ञों को जिनकी आयु है वो 32 वर्ष से कम है और जो प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। और इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और $10,000 का पुरस्कार दिया जाता है। तो 32 वर्ष से कम आयु वाले गणितज्ञों को जो कि श्री रामानुजन के नेतृत्व में काम कर रहे हो, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, शस्त्र पुरस्कार, यानी सनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी के द्वारा एडम हर्पर को दिया गया है 2019 का। पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है, पायरोल्यूसाइड है ये मैंगनीज का अयस्क है। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था। तो इरविन घोषणा हुई है जो 1929 को 31 अक्टूबर को, इसमें क्या शामिल था, तो इसमें भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा है, ये शामिल था, बाकी ये तीनों शामिल नहीं थे। और यहाँ पे बात करूं मैं गांधी इरविन समझौता की, तो वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है कि यूके और भारत के शोधकर्ताओं ने हाथ धोने वाला एक रोबोट विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो यूके और भारत के शोधकर्ताओं ने जो हाथ धोने वाला रोबोट विकसित किया है उसका नाम दिया गया है पेपे। क्या दिया गया है, पेपे नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो इसमें है दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये वाली विशेषता है समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी पिंड का वेग अनवरत परिवर्तित होता रहता है, पिंड की चाल स्थिर रहती है, वेग सदैव वर्ग की त्रिज्या के लंबवत होता है, ये तीनों करेक्ट है। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है। तो उपग्रह को जब कक्षा में स्थापित कर देते हैं तो उसकी गति को कंट्रोल करने वाला जो बल रहता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। दिए गए तत्व में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है। तो प्रथम स्थान की बात करें तो इनमें से आ जाएगा आपके नियॉन है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके 10 नंबर वाला नियॉन है, जो कि 18वें ग्रुप का सदस्य है आवर्त सारणी में। इस सेट का जो लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें आपका बैंकिंग है, बैंकिंग विषय है। संघ सूची का किसका है, संघ सूची का विषय है। और संघ सूची के कुछ इंपोर्टेंट विषय की बात करें तो सेना है, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा है, नागरिकता हो गई, आयकर है, निगम कर, जनगणना है, भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनियम वगैरह। तो बैंकिंग का काम आपके संघ सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का नहीं है। बाकी दिवालियापन और दिवाला है, दांडिक कानून है, क्रिमिनल लॉ है, आपराधिक प्रक्रिया है, ये समवर्ती सूची में उल्लेखित है। अगले सवाल है आपके सीपीयू का जो 13 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है पेपर, इसमें जो 50 जीके के सवाल पूछे गए वो देख लेते हैं। सीएजी का गठन किस अनुच्छेद में है। तो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में जो राजीव महर्षि है, इनका जो गठन है वो आर्टिकल 148 में वर्णित है। और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल है। और सीएजी का क्या काम रहता है, तो ये सरकार और राज्य सरकारों की सभी जो प्राप्ति होती है और वे होता है इनका लेखा जोखा करते हैं। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको जारी किया जाता है। 2019 में इंडिया की स्थिति की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 2019 में 129वीं रैंकिंग आउट ऑफ 189 देशों में से फर्स्ट रैंकिंग नॉर्वे की है। इससे पहले 2018 में इंडिया की रैंकिंग थी 130वीं। अगला सवाल है कि 2018-19 यूरोपियन गोल्डन शू या फिर गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है। तो यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड 2018-19 का दिया गया है लियोनेल मेसी को। और मेसी ये छठी बार ये पुरस्कार जीता है गोल्डन शू बूट। और जो कि मेसी है, लियोनेल मेसी है, ये बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं। इन्होंने 36 गोल किए थे 2018-19 में और लीग मैचों में
अग्रणी गोल स्कोरर को ये गोल्डन शू अवार्ड दिया जाता है, जो कि अब तक लियोनेल मेसी को 6 बार मिल चुका है। किस भारतीय इतिहासकार ने डैन डेविड प्राइज 2019 दिया गया है? किस भारतीय इतिहासकार को ये डैन डेविड प्राइज दिया गया 2019? तो संजय सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार दिया गया है। ये 3 क्षेत्र में दिया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और पास्ट में ये 3 जो मैक्रो हिस्ट्री में दिया जाता है, तो पास्ट में ये 2 जनों को मिला है, केनिथ पोमरेंज को मिला है और संजय सुब्रमण्यम को मिला है। आपको भारतीय इतिहासकार का पूछा तो संजय सुब्रमण्यम हो जाएगा, बाकी प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है। और जो डैन डेविड प्राइज है, ये इजराइल में डैन डेविड पुरस्कार को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हर साल $1 मिलियन के 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हैं। लंबाई की ऐसा यूनिट काफी इजी क्वेश्चन मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, कावेरी का उद्गम स्थान क्या है? तो कावेरी का उद्गम है कर्नाटक के कोडागु जिले से होता है, चरंगला गांव के निकट है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला। ऑप्शन में ब्रह्मगिरी था, जो कि करेक्ट होगा। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर किनके मध्य है कावेरी नदी जल विवाद? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है। बात करें कृष्णा नदी जल विवाद की, तो ये 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा की बात करें तो वो गोदावरी हो जाएगी। अगला सवाल है, धारा मापने का उपकरण कौन सा है? तो एमीटर हो जाएगा, इजी सवाल है। और जो बात करें यहाँ पे ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो एम्पियर है। धारा की ऐसा इकाई है आपकी एम्पियर, और धारा मापने का वो हो जाएगा उपकरण है वो एमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। सेकंड जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसकी जो धुन है वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रीय गीत की धुन किसने बनाई थी? तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने। और इनके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, वहां से इसको लिया गया है। इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। और जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रीय गान मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रीय गान की अवधि होती है 52 सेकंड। अगला सवाल, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, इनके लेखक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और इसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया था, और 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रगान की बात करें तो उसका नाम है नमो नमो माता, जो कि आनंद समराकुन ने लिखा था। श्रीलंका का ये राष्ट्रगान है नमो नमो माता, और लेखक है आनंद समराकुन। अगला सवाल, भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो भारत माता नामक चित्र का रचना है वो 1905 में भारत के प्रसिद्ध चित्रकार अविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। भारत माता की जो पेंटिंग है वो अविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको बनाया था। नेक्स्ट यहाँ पे महेश्वरी साड़ी है, ये किससे संबंधित है? महेश्वरी साड़ी का संबंध किससे है? तो अहिल्याबाई होलकर से है। और संबंधित राज्य की बात करें तो महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के शहर महेश्वर से आती है, तो इससे संबंधित राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश है। और ऐसा माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने एक विशेष 9 गज की साड़ी डिजाइन करने के लिए सूरत और मालवा के कारीगरों की एक विशेष टीम को नियुक्त किया था, जो कि महेश्वरी साड़ी को डिजाइन करने के लिए। तो ये अहिल्याबाई होलकर से संबंधित है आपके मध्य प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 क्रांति में फैजाबाद के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमद उल्ला। कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला थे। और मैं अन्य स्थानों की बात करूं तो बैरकपुर, 1857 की क्रांति के दौरान बैरकपुर के नेता कौन थे? मंगल पांडे थे। दिल्ली के थे बहादुर शाह द्वितीय थे। कानपुर के नाना साहब और तात्या टोपे थे। बिहार के कुंवर सिंह थे। इलाहाबाद और बनारस के मौलवी लियाकत अली थे। लखनऊ के बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे। राजस्थान के गजाधर सिंह, ये थे 1857 की क्रांति के दौरान इन स्थानों के प्रमुख नेता। अगला सवाल, प्रायद्वीप से क्या अभिप्राय है? प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है? तो प्रायद्वीप भूमि के वे हिस्से जिनके चारों ओर पानी होता है, पर ये एक मुख्य भूमि से एक भूसंधि के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल होता है और एक और वो स्थल से जुड़ा होता है, जैसे कि इस प्रकार है। तीनों साइड तो जल है और एक साइड वो है जहां पर ये किसी स्थल से जुड़ा हुआ, तो ये आपका हो जाएगा प्रायद्वीप हो जाएगा। और द्वीप की बात करें तो द्वीप में जो एक बीच का स्थल होगा जिसके चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ होगा, पानी पानी होगा और बीच में आपका भूभाग होगा। अगला सवाल यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 है। और अल्पसंख्यक वर्गों को जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार दिया गया है, करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वो आर्टिकल 30 में है। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार 30 में है और हितों का संरक्षण है आर्टिकल 29 में। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का पहले नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है, अब उसका नाम है मुगलसराय रेलवे स्टेशन। और ये मुगलसराय रेलवे स्टेशन कहां पर है? तो यूपी के चंदौली जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रतीक के रूप में नहीं किया जा सकता? जैसे कि किसी को भारत रत्न पुरस्कार मिला है तो वो अपने नाम के आगे या पीछे इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, जैसे कि भारत रत्न कह दिया और फिर उसके आगे उनका नाम है, इस प्रकार प्रयोग करना ये इलीगल है। और कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंश से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद आपको पूछा था, तो ये आर्टिकल 18(1) में संबंधित है। जो भी उपाधि है वो आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हो। उपाधियों के अंश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा, जिसमें ये बताया गया कि सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों को समाप्त करता है, तो राज्य के द्वारा ऐसी उपाधि देना वर्जित है। सेना और शिक्षा से संबंधित जो भी उपाधियां हैं उनको छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि देना वर्जित है, ये अनुच्छेद 18 बता रहा है। और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति यदि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है वो किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी की भेंट या उपाधि पद बिना राष्ट्रपति की सहमति से स्वीकार नहीं कर सकता है। और ये बताया गया है कि 18 में जो उपाधियों का अंत किया गया है उसका मुख्य कारण था सामाजिक समता की स्थापना, सभी को समानता यानी विशेष अधिकार प्रदान न करना किसी को। और इसमें जो 18 की घोषणा के बारे में भारत सरकार ने 4 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की थी। इसमें भी आप उपसर्ग और प्रत्यय नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कविता के कवि कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, इसके कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले सेकंड भारतीय खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले जो सेकंड थे, प्रथम तो वीरेंद्र सहवाग है और वीरेंद्र सहवाग 2 बार लगा चुके हैं। ऐसा आता है कि टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग है, 2004 और 2008 में लगाया था। उसके बाद करुण नायर ने 2016 में लगाया था, 303 रन की नाबाद पारी खेली थी इंग्लैंड के विरुद्ध। नेक्स्ट यहाँ पे 2019 में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 2019 में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के प्रमुख के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है।
है। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि 2018 में अभी 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। इसका प्रथम पुरस्कार 1969 को दिया गया था देविका रानी को, और इससे पहले 65वां विनोद खन्ना को दिया गया ये पुरस्कार। किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। जो बनिहाल दर्रा है वो पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। धोती गमछा किसका देशज वस्त्र का प्रतीक है। तो धोती गमछा है ये असम, धोती गमछा असम का किसका है, तो धोती गमछा है असम का देशज वस्त्र का प्रतीक। नेक्स्ट यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, इस बुक्स के ऑथर कौन है, तो ये नॉवल है अरुंधति रॉय का मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। नेक्स्ट यहाँ पे किस अमल के कारण शुक्र जो वीनस ग्रह है इसके बादल घने सफेद और पीले होते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण है। शुक्र ग्रह के बादल घने सफेद और पीले होते हैं। 8 बार की चैंपियन निकोल डेविड किस देश की स्क्वॉश खिलाड़ी है, तो निकोल डेविड जो 8 बार चैंपियन रह चुकी है ये मलेशिया फीमेल मलेशियन प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर है, तो किस देश के, मलेशिया की है निकोल डेविड। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था ये 1932 में आयोजित हुआ था, जो कि अंतिम गोलमेज सम्मेलन था 17 नवंबर 1932 को ये प्रारंभ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 है। सेकंड आपकी गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक है, ये किस राज्य के थे, तो स्वतंत्रता सेनानी जो लक्ष्मण नायक है ये ओडिशा राज्य के थे। भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा दाचीगाम है, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बाकी नोकरेक है, अगस्त्यमलाई और अचान कमार ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये कहां पर है, दाचीगाम की बात करें तो ये श्रीनगर में है, और अचान कमा है ये आपके छत्तीसगढ़ में, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है अचान कमार। नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है तो मेघालय में, नोकरेक है मेघालय में, और अगस्त्यमलाई है केरल और तमिलनाडु, इन दोनों में इसका भाग है अगस्त्यमलाई का जो बायोस्फीयर रिजर्व है। दाचीगम है श्रीनगर में। नेक्स्ट यहाँ पे भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है कि एक शाखा का उदाहरण है, तो भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है ये दोस्तों जीवाश्म विज्ञान की एक शाखा का उदाहरण है। जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी का एक उदाहरण है, और उसमें ऑप्शन थे एक पेट्रोलॉजी था एक हिस्टोलॉजी था। तो पेट्रोलॉजी है चट्टानों का अध्ययन है, शेलों का अध्ययन होता है वो पेट्रोलॉजी में होता है, हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी से संबंधित है। किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रव शामक नली का जो साइलेंसर पाइप है इसके पास लगाने पर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करेगा, तो ये PM 2.5 उपकरण है ये आविष्कार किया था। तो देबायन साहा ने इसका आविष्कार किया था, जो कि साइलेंसर पाइप के पास लगाएंगे तो वहां से जो धुआं आएगा उसको कंट्रोल करेगी, ये देबायन साहा ने इसका आविष्कार किया था। नाम है PM 2.5 इस उपकरण का। मानव शरीर किस pH सीमा के भीतर काम करता है, मानव शरीर है ह्यूमन बॉडी ये 7 से लेकर 7.8 pH सीमा के भीतर कार्य करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में पहला विनिमय व्यापारिता सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध के द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था, तो ये 2000 में व्यापार किया गया था। इसके तहत वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, परागण के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वायु के द्वारा परागण के लिए तो वो शब्द है एनिमोफिली, वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है एनिमोफिली। परागण का क्या मतलब हुआ, परागण का मतलब पौधे में जो परागकण है उसका नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है, और ये वायु द्वारा होता है, तो इसे एनिमोफिली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, तो आप देख सकते हो लोहा यौगिक नहीं है, तत्व है आयरन Fe, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, H2O जल है, सोडियम क्लोराइड है, ये यौगिक की फॉर्म में है, और लोहा आपका एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है, तो पलामू पहाड़ियां है ये मेघालय पठार का भाग नहीं है। खासी जयंतिया गारो पहाड़ियां मेघालय पठार के भाग है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के ऑथर कौन है, आर्कटिक होम ऑफ वेदास के हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन गुप्तकालीन शासक था, तो ऑप्शन था विक्रमादित्य जो कि एक गुप्तकालीन शासक था। कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है, कार्यशील पूंजी की बात करें तो इसमें धन हो जाएगा, बाकी ये जो दे रखा है गहन है, जो थ्रेशिंग की मशीन है, भूमि है, ट्रैक्टर है, ये कार्यशील नहीं है। धन आपका एक कार्यशील पूंजी है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का हेडक्वार्टर, इससे पहले बता चुका हूं मुंबई में है सेबी का हेडक्वार्टर। प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति है, ये किसके द्वारा की गई है, द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कि द्वैध शासन का उन्मूलन होगा, ये प्रस्तुत की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। अगला है कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है, कॉपर स्मिथ बारबेट एक पक्षी है, पक्षी का नाम है कॉपर स्मिथ बारबेट। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व भर में जीव संरक्षण की दृष्टि से कई देशों को CITES के दायरे में लाया गया है, जो 26 अगस्त 2019 से प्रभावी है। यहाँ पर जैव संरक्षण की दृष्टि से, जीव के संरक्षण की दृष्टि से कई देश इसके दायरे में लाए गए हैं, 26 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ है। इसमें ई का क्या मतलब हुआ, ई का हो जाएगा एंडेंजर्ड यानी खतरे में हो जाएगा, इससे पहले मैं बता चुका हूं इस वीडियो में सिटीज की फुल फॉर्म। सिटीज है कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएगा। अगला है कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष में राजनीतिक शरण की मांग की थी, तो दलाई लामा ने भारत में 1959 में राजनीतिक शरण की मांग की थी। अगला सवाल, जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है, तो वोट ऑन अकाउंट से होती है, गणना के आधार पर, मतदान के आधार पर ये होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज की जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ है, तो ये डोबे राइनर ने। निम्नलिखित में किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान, इन्होंने ट्राइड बनाई थी त्रिक, डोबे राइनर का जो त्रिक है ट्राइड है, ये तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था, तो ये है जोहान वुल्फ गैंग डोबे राइनर में, जिन्होंने एक ट्राइड बनाया था जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिसमें इन्होंने बताया था कि बीच के तत्वों का द्रव्यमान है ये
अन्य ऊपर प्रथम और थर्ड तत्वों के औसत जो औसत द्रव्यमान के इक्वल होगा बीच के तत्वों का द्रव्यमान, ये बताया था डोबेराइनर ने। अगला सवाल, कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है कि भाई सर्किट में विद्युत धारा चल रही है या फिर नहीं चल रही, तो वो धारा मापी गैल्वेनोमीटर के द्वारा अपन को पता चलेगा कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ में आता है खरीफ का मौसम। दीपा कर्माकर है किस जिम्नास्टिक वॉल्स शैली से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक जो वॉल्स है वो प्रोदुनवा वॉल्स से संबंधित है, दीपा कर्माकर जो जिम्नास्टिक है। और इस शिफ्ट का जो लास्ट सवाल है कि हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है, तो हेली धूमकेतु है ये 76 वर्ष की, 75 से 76 वर्ष की इनकी आवधिकता होती है। जैसे कि पृथ्वी से हेली धूमकेतु है ये आखिरी बार 1986 में दिखाई गया था। अब वापस कब दिखाई देगा, तो ये 75 साल बाद, 75 से 76 साल बाद, यानी अभी वापस आपको 2061 में दिखाई देने वाला है और इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। अगली और जो लास्ट शिफ्ट है वो है 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। देख लेते हैं इसमें कौन से 50 जीके के सवाल है वो पूछे गए हैं। तो इस शिफ्ट का पहला सवाल, कौन सा भारतीय पत्रकार 2019 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वालों में से एक था, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए 2019 में। इसमें भारतीय पत्रकार है रवीश कुमार को ये मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है वो एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैं एक इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करूं तो 9 डॉस प्राइज है, ये किससे मिला है, तो भारतीय लेखिका एनी जेदी को 29 मई 2019 को $1,00,000 की 9 डॉस प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया था, जो कि उन्हें उनकी प्रविष्टि ब्रेड सीमेंट और कैक्टस के लिए दिया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में कार्य करने के लिए यह नियोजित नहीं किया जा सकता है। इस पर यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र आपको पूछा था, क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है SiO2 हो जाएगा। और यहां पर बात करूं मैं अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण की, तो उनकी खोज किसने की थी, एक्स्ट्रा सवाल है, जोहानम विलियम राइटर ने, JW रिटर ने 1801 में पराबैंगनी की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी वो कमेंट करके बताइए ताकि मेरे को पता चले कितने स्टूडेंट यहां पर कंटिन्यू अभी वीडियो देख रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1907 में जो राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था सूरत में उसकी अध्यक्षता की थी श्री अरबिंदो ने। 2019 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को 6 बार विजयी होने का कीर्तिमान बनाने पर AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है, तो ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से हो जाएगा सुनील छेत्री को, जो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है इनको 6 बार विजयी होने का जो कीर्तिमान बनाने पर AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नामित किया गया 2019 में सुनील छेत्री को, जो कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए और कौन सा आर्टिकल सही रूप से यहाँ पर बता रहा है वर्णन उसका, तो 4 नंबर है अनुच्छेद 19A जो कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये सही सुमेलित है। बाकी जो 19 के भाग दे रखे हैं GBE, तो 19 में सारे भाग बता देता हूँ। 19A यानी 19 क है ये आपके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ख जो बी वाला हो जाएगा ABCDEF, तो ये सारे देख लीजिए। जो ख है वो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का है। ग संगम या संघ बनाने का है। घ आपके भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का है। ड़ भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का है। और 6 है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है शिफ्ट की सीवी रमन के योगदान के स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो किसके स्मरण हेतु, सीवी रमन के योगदान के स्मरण हेतु। तो सीवी रमन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो वहां पर सीवी रमन के योगदान हेतु स्मरण उत्सव के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी जो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी, तो नई दिल्ली में जो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में। अगला सवाल, तीसरी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई थी, तो तीसरी जो तृतीय बौद्ध संगति है उसका आयोजन 249 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुई थी ये पूछा है, और ये हुई थी सम्राट अशोक के शासनकाल में। कहां पर, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। जो तृतीय बौद्ध संगति है ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पूछ ले किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी, तो 249 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता है वो किसने की थी, इस संगति में अभी जो धम्मपिटक है उसकी रचना हुई थी। इसी संगति में तृतीय बौद्ध संगति में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें अभी धम्मपिटक की रचना हुई थी और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया था, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा गया था जो बौद्ध भिक्षुओं को। प्रथम बौद्ध संगति, यहाँ पर 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। तीसरी तो पाटलिपुत्र में हुई है। पूछना कि प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई है, तो ये हुई है राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। और उस समय शासन किसका था, तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। और सेकंड बौद्ध संगति स्थान है तो वैशाली में हुई थी। सेकंड वैशाली शासन किसका था, तो कलाशोक का शिशुनाग वंश का था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कनिष्क का शासन था कुषाण वंश का, इसी काल में हुई थी चतुर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे किस कोशिकांग को आत्महत्या थैली कहा जाता है, खुद का वो नाश कर देती है, तो लाइसोसोम जो कि आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं और ये कोशिकीय उपापचय में रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। और फट जाता है और बहुत ही ज्यादा ये पाचन एंजाइम होता है, उपापचय में काम आता है, तो फटने के कारण कोशिका खुद को ही पाचित कर लेती है यानी मार देती है, इसलिए इसे आत्महत्या थैली कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% है, 74.04%। नागरिकता संविधान के किस भाग में है, नागरिकता है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में वर्णित है। और यहाँ पे इंपोर्टेंट भाग की बात करें तो भाग 1 में क्या है, 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। 3 में क्या है, 2 में नागरिकता हो गई, 5 से 11, 3 में मौलिक अधिकार आ जाते हैं आपके 12 से लेकर 35 तक, 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत है जो तत्व है वो 36 से लेकर 51 तक है आपके, और 4 क में है मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य 4 क में आते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है और मौलिक अधिकार है 12 से 35।
नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो चुनाव की प्रणाली यानी चुनाव की रीति है राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 55 में है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में, और भारत का राष्ट्रपति का पद है वो अनुच्छेद 52 में है। उनको हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है वो आपके 61वें अनुच्छेद में है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री एम अनंत शयनम अयंगर थे, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर है प्रथम अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष थे श्री एम अनंत शयनम अयंगर। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, कोलकाता में आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है, और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है, तो ये संकीर्ण घाटी कहेंगे उसे अपन। नेक्स्ट यहाँ पे जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज, जाइगोट बोला जाता है। जीवित कोशिकाओं में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है इसे बोलते हैं युग्मनज। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में सर्वाधिक 150 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाकर ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया? इससे पहले भी आ चुका है, सबसे ज्यादा 150 प्लस का स्कोर खड़ा किया है विराट कोहली ने कप्तान के रूप में। अगला सवाल यहाँ पे किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। ओडिशा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? ओडिशा में जोगढ़ में जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है वो है अशोक का शिला अभिलेख है, ये है ओडिशा के जोगढ़ में। किस राष्ट्र ने 2019 विश्व रग्बी कप की मेजबानी की थी? तो जापान ने। 2019 का विश्व रग्बी कप ये कहां पर हुआ था? ये जापान में हुआ था। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार 400 करोड़ तक की सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कर की दर को घटाकर कितना कर दिया? तो 25% है वो कर की दर को कम कर दिया गया है, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक होता है। ये केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषणा है। नेक्स्ट यहाँ पे रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो रक्त का थक्का बनते है उस प्रक्रिया को कहते हैं? नहीं, आपको पूछा निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो वो कोशिका आपको पूछा है कुछ निश्चित कोशिका, तो बिंबाणु प्लेटलेट्स के कारण बनता है, और इसको कहते हैं स्कंदन। अगला सवाल किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ है? तो पोलियो के टीके का विकास हुआ है जोनास सॉल्क के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे 1916 के लखनऊ समझौता जो लखनऊ पैक्ट है इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो ये देखिए आपके ऑप्शन थे, इसमें महत्वपूर्ण परिणाम था इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया था इसी लखनऊ समझौते में। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 26 है कि नवंबर 2019 तक तेलंगाना अपनी राजधानी किसके साथ साझा करता था? तो वो आंध्र प्रदेश के साथ। अभी देखिए तेलंगाना की क्या राजधानी है? तो तेलंगाना की है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी है अमरावती। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें से ये 3 नंबर ऑप्शन है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष, तो ये वाला गलत है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये तीनों करेक्ट है स्टेटमेंट। 3 नंबर में 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। भारत में किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता पत्र एनसीएमसी मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र कब प्रारंभ किया गया है? तो मार्च 2019 में प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल द रिलेक्टेंट फैमिली मैन सेवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीलिमा चितगोपेकर है द रिलेक्टेंट फैमिली मैन सेवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक की ऑथर। कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो जैन धर्म। पर्युषण पर्व ये जैन समुदाय का है। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगी। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुमानों के अनुसार 2018 से 2030 के दौरान रेलवे की आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की आवश्यकता है? तो 50 लाख करोड़ की आवश्यकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आईसीसी एक दिवसीय जो वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2019 में से कौन सा देश उप विजेता रहा है? तो 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ है इसमें जो रनर अप रहा है वो न्यूजीलैंड है, विजेता रहा था इंग्लैंड टीम। किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो अभी अहमद अली को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। रोलेट अधिनियम जो एक्ट 1919 है ये समेकित रूप से क्या था? तो ये था दोस्तों, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। ये था रोलेट अधिनियम 1919। नेक्स्ट यहाँ पे हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ की भविष्य के विकास की नींव रखी, जो कि ये हर्ट्ज ने नींव रखी थी, रुडोल्फ हर्ट्ज ने, और उसके सम्मान में ऐसा इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। किसकी ऐसा इकाई? तो आवर्ती की ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज। अल्बर्ट नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान 2019 में सीवरेज रिस्क बैंक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता में से कौन नहीं है? तो ये जो सीवरेज रिस्क बैंक पुरस्कार 2019 दिए गए हैं आर्थिक विज्ञान में, इसमें से कौन नहीं है? तो एम स्टैनली विथिंगम नहीं है। बाकी जो आर्थिक विज्ञान यानी नोबेल पुरस्कार मिले हैं अर्थशास्त्र में वो माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को दिए गए हैं। अगला सवाल, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, तो ये पुनः इनको अपन यूज नहीं कह सकते हैं, रिसाइकिल में काम नहीं आते, तो इन्हें कहा जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जैसे कि बेकेलाइट हो गया, लाइट वगैरह बोर्ड बनाने में काम आता है, तो ये थर्मोसेटिंग है। आप इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, गर्म करके नरम नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2019-20 की वर्तमान स्थिति के आधार पर भावी स्थिति के आकलन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2019-20 में कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है? तो 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है 2019-20 के वित्त वर्ष के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? एशिया की बात हो रही है तो प्रथम तो चाइना है वर्ल्ड वाइड, सेकंड इंडिया है, तीसरा है दोस्तों इंडोनेशिया। एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है, फिर इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है और फिर है जापान की, ये एशिया में है। अगला सवाल, किसे प्रतिष्ठित एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 से थानू पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। और अगला है कि चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराव है मिजोरम का, चेराव मिजोरम का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे किस वैश्विक नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के मामलापुरम में द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित की थी? तो सी जिनपिंग के साथ की थी। अगला सवाल है कि क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में जो सहायता करता है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल।
नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्लिष्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो पृथ्वी की भू सतह में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है फेल्सपार। अगला सवाल, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो घुलनशील विटामिन 2 है, बी और सी है, और वसा में घुलनशील यानी पानी में जो अघुलनशील या फिर कहे तो वसा में घुलनशील है, एडी ई के। नेक्स्ट यहाँ पे लावा यानी मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है आग्नेय चट्टानें बोला जाता है। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली यानी बिहार में जो वैशाली है, वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था, तो उन्हें गण या संघ कहते थे। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप गण या संघ के अधीन था। ऑप्शन 4 करेक्ट है। और जो लास्ट सवाल रहेगा आपके, जो ये क्वेश्चन नंबर वैसे 400 है और इसके बाद जो 50 ये लास्ट क्वेश्चन है 50वां, की कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई थी